7-1 हो चुके हैं। हम लोग अभी से ही स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। कि पहले ये बताओ कि क्या क्या दिक्कत आ रही है। मैंने अपनी डायरी तैयार कर ली है। जल्दी हम लोग उसे एक एक करके दूर करते हैं पहले। हेलो। हाँ। हाँ भैया, एक्चुअली मैं अब जीके में तो काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि जीके अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। हम्म, पर जैसे बाकी सब्जेक्ट्स है, जैसे मैथ्स हो गया या लॉजिकल रीजनिंग हो गया, हम्म। उसमें फिर भी एक्यूरेसी थोड़ी कम है और ऐसे उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा लो है। तो मैं उसके लिए क्या करूँ? उसके लिए तो यार सबसे पहली चीज तो मॉक दे रहे हो आप? हाँ। मॉक में क्या रह रहे हैं, नंबर क्या रह रहे हैं? ठीक है, मतलब 20, अराउंड 22, 23। किसमें? मैथ्स में नहीं, दूसरा एलआर में। लॉजिकल में? तो हम्म। लॉजिकल में कितने, मतलब तुम्हारे हिसाब से कितने आने चाहिए तुम्हारे? 25 या उससे थोड़े ज्यादा। अच्छा, क्या कमी रह रही है? इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस में थोड़ा अनक्लियर होता है कभी कभार से दो मतलब जैसे एलिमिनेशन तो मैं कर देता हूँ ऑप्शंस का, हम्म। पर कोई फिर दो में कंफ्यूजन होता है और यूजुअली मैं रॉन्ग वाला सिलेक्ट करके आ जाता हूँ। उस दिन बताया था, जिस दिन आपको लगे कि यूजुअली आप रॉन्ग वाला सेलेक्ट करके आ जाते हो, तो वो मत सेलेक्ट हम्म। करो। मतलब हाँ हाँ। इसका ऑप्शन नहीं है यार कोई, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। मतलब माइंड हम्म में ये तो हम बहुत ही गलत कंफ्यूजन बैठा रहे हैं। अगर ये तुमको जनरली रॉन्ग वाला सिलेक्ट करके आ रखे हो, तो तुम्हारा माइंड थोड़ा सा भी गलत चल रहा है। उसको थोड़ा सा हम्म चलाना पड़ेगा कि जब तुमको पता चल रहा है कि यार इन दोनों में से एक हो सकता है और कौन सा है, तो तुमको हम्म देख के लगाना चाहिए कि यार ये वाला है। प्रैक्टिस, मॉक की प्रैक्टिस ही हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग ये बता पाए कि यार ये वाला ऑप्शन है, यार ये 100% है, चाहे कितना भी कुछ हो। तो प्लीज कोशिश कर कि भाई ये वाली लाइन आप अंदर से निकाल दे कैसे भी करके, कि मैं गलत वाला लगा जाता हूँ, दो ऑप्शन में डाउट होता है, मैं गलत वाला लगा जाता हूँ। अगर ये हम्म माइंड रहा एंड तक, तो दिक्कत हम्म हो जाएगी। दिक्कत क्या हम्म होगी कि जब भी तुम एक क्वेश्चन को, जो आप लोगों के पेपर छूट रहे हैं उनमें से मैं भी उस पर आऊंगा, पर एक दिक्कत क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो लोगों ने 150 क्वेश्चन रख दिए कि आपकी कैपेबिलिटी से बाहर रख दिए, वो 500 भी रख देते, फिर आपसे हम्म कहते कि 2 घंटे में करके देखो। बट उनने कुछ सोच समझ के सिस्टम चल रहा है और काफी टाइम से चल रहा है अभी। एक कुछ एक इस साल से नहीं, काफी टाइम से चल रहा है। ठीक है ना? यस। तो कोशिश कर भाई कि सोच जो वाला गलत हो रहा है कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, माइंड को एक बार क्लियर करके जाओ पेपर में। हम्म। कि माइंड को हम्म बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए लगा रहा था कि ये नहीं हो जाए, ज्यादा सेफ साइड में तो नहीं हो रहा हूँ कि ये लगा देते। तो हाँ। प्लीज उस पर वर्क करो। ठीक है। अगला। हाँ, हेलो भैया। हाँ मोहित। वो पिछली बार आपको मैंने बताया था कि लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश में दिक्कत आ रही थी, तो उसमें लॉजिकल का बिल्कुल अब क्लियर हो गया, मतलब 20 से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं 50% हम्म, की। लेकिन इंग्लिश अभी मेरा मतलब वीकेस्ट सेक्शन चल रहा है, मतलब पूरे मॉक में सिर्फ इंग्लिश की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े से पीछे रह रहे हैं। इंग्लिश वीक चल रहा है ना? हाँ, मैं इंग्लिश में क्या करता हूँ, इंग्लिश में जैसे 5 पैसेजेस आते हैं या हम्म, 6 पैसेजेस आते हैं, तो सबसे पहले मैं हर जैसे एक पहला पैसेज है उसकी 4-5 लाइन पढ़ी, अगर समझ आता है तो मैं वो अटेम्प्ट करता हूँ, लेकिन अगर समझ में नहीं आ रहा तो बाद के लिए रख देता हूँ उसको। अच्छा। तो ऐसे पहले इजी इजी अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो मॉक का स्कोर क्या रह रहा है? इंग्लिश में मॉक का स्कोर यही कोई इंग्लिश नहीं, इंग्लिश 13। पूरे मॉक, मॉक पूरा। वैसे 95 से 105 के बीच में आ रहा अच्छा, तुमको लग रहा है कि तुम्हारे इंग्लिश के मार्क्स इम्प्रूव होके तुम्हारा मॉक का स्कोर बढ़ जाएगा? और किसी है। सब्जेक्ट पे जो तुम्हारी जिसमें तुम्हारी पकड़ अच्छी हो, उसमें बढ़ा सकते हो मेरे स्कोर? नहीं, लीगल में मेरे हर मॉक में 35 के अराउंड आते हैं, 59 में से उससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। ठीक है मैं। जीके में, हाँ, जीके में थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है जो उस क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, और जीके मैथ्स में और कभी एलआर में? मैथ्स में या 10 से ऊपर ऊपर आते हैं, 15 में से। 15 में से? तो एलआर में? एलआर में वही 18 से लेकर 25 के बीच में। कितने में से? 30 में। 30 में से? देख भाई, मैथ्स में 15 में से, मतलब मुझे लगता है कि मैथ्स में क्यों गलत होना, मतलब मैथ्स के सवाल एक आधी और आ सकता है, मतलब मैं किस चीज से तुम लोग पुश कर सकते हो अपने आप को। जैसे मैथ्स हो सकता है, मैथ्स में तुमको पुश करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, अपने 2-3 मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। ये तो पता होगा ना कि एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स की बहुत वैल्यू है।
तो कोशिश करो कि मैथ्स में अपने मार्क्स बढ़ाओ, मैथ्स में, एलआर में, लॉजिकल रीजनिंग में तुम कोशिश करो यार थोड़ा सा और कीन होके, मतलब क्या होता है ना, हवर दबर में ना करके उसको थोड़ा सा कीन होके। पेपर में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे एलआर के, एक दो पैसेज आएंगे टफ, वो मानना, उसको टफ मानना और उसको बात के लिए छोड़ना। एक अगर तुमको लग रहा है, अभी मैं तुमको लोगों को बताऊंगा पैसेज पेपर क्यों छूट रहा है तुम्हारा, वही विलिंगली छोड़ना और अनविलिंगली छोड़ने में फर्क क्या आ रहा है। ठीक है, मैं अभी आगे बताता हूँ इस पॉइंट को। ठीक है, और बताओ। बस ये इंग्लिश की दिक्कत। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगी यार। इंग्लिश के लिए बस थोड़ा सा मोहित देख ले, मतलब मेरा क्या काम है कि इस समय स्मार्ट वर्क करने का समय है। स्मार्ट वर्क करने का क्या मतलब होता है कि अब पूरी इंग्लिश तो नहीं सुधर सकती इस समय, पर हाँ 2-3 दिन में ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप के 3 से 4 या क्वेश्चन आते हो या 5 क्वेश्चन आते हो जो तेरे को नहीं आता हो, उस पर वर्क कर जा। 5 मार्क्स इज लाइक बोनस हो जाएंगे तेरे लिए, ठीक है ना। और विदाउट ये वो हो जाएंगे कि जो मतलब जो नहीं चाह रहे थे वो एंड में, जैसे वो कीपर के हेलमेट से लग के बॉल लग जाती है ना तो 5 रन मिल जाते हैं, इस तरह के हो जाएंगे मार्क्स तुम्हारे लिए। तो बस एक पर्टिकुलर जहां जहां पे मैटर फंस रहा है वो कर जा, बस एक तरह के उस चीज की प्रैक्टिस कर, ज्यादा ब्रॉड उसमें मत जा। ठीक है ना। ठीक है, ओके। अगला बोलो बोलो जल्दी, किस किस को दिक्कत आ रही है, क्या क्या आ रही है, पेपर कैसा कैसे छूटता है। भैया हम्म, डीआई वीक है तो उसे कब करना चाहिए? लास्ट, सेकंड लास्ट या फर्स्ट मैंने सेकंड? पहले क्लियर कर चुका हूँ कि मैं ये किसी से कहने नहीं वाला कि तुम्हारा जो नई वीक नहीं है। भाई ये निमिष बंद करो अपना माइक। हाँ, तो मैं किसी ये नहीं कहने वाला कि अभी सही कर लो। इस समय पता है मैक्सिमम खींचने का समय है, मतलब वो जो वीक वाली चीजें होती हैं वो 6 महीने पहले ठीक होती हैं, 3 महीने या 4 महीने पहले भी ठीक हो सकती हैं, पर 2-3 दिन में कुछ नहीं होता। इस समय बहुत स्मार्ट वर्क क्या होता है कि तुम रिकॉग्नाइज करो कि तुम्हारा क्या कमजोर है। हम सब लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हम लोग अब रिकॉग्नाइज कर लो भाई कि मेरे से ये पार्ट नहीं हिल रहा है या मेरे को ये चीज में दिक्कत आ रही है। तो क्या होगा कि बाकी सब पार्ट में आप उनको 100% दे पाओगे कि नहीं भाई मैं ये 4 जगह अच्छे से काम कर पाऊंगा, ये वाला जो सेक्शन है मेरा ये मैं सबसे एंड में करूंगा कैसे भी करके। तो प्लीज इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लो इस समय। मतलब मैं अभी सर्वर नहीं है यहाँ पे, तो मैं फ्रेंकली एडवाइस दे रहा हूँ ये वाले पॉइंट की कि कोशिश करो इस पॉइंट को रियलाइज कर लो कि भाई मेरे को ये वाला पोर्शन वीक हो रहा है, उस पोर्शन को एंड में रखते हुए पेपर को अच्छे से दो और उसमें मैक्सिमम मार्क्स लाने की कोशिश करो। इस समय सिर्फ एक मोटिव है, वो है मैक्सिमम मार्क्स। कैसे भी आए, साम दंड दंड भेद कुछ भी लगे, आपको एक एक दो दो नंबर इंक्रीज करने ही पड़ेंगे। समझ में आ रहा है। और पेपर किसके छूट रहे हैं, क्या क्या दिक्कत आती है, क्यों छूट जाता है पेपर। आप लोगों का सर बता रहे थे कि आज पेपर छूटा है लोगों के, और 2-3 मॉक से छूट ही रहे हैं, तो जल्दी 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 बोल के बताओ कि क्यों क्यों छूट रहे हैं पेपर। सर लीगल पहले अटेम्प्ट करता हूँ और लीगल में बहुत टाइम चला जाता है, उसके बाद बाकी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो क्यों, मतलब लीगल पहले अटेम्प्ट करने का कौन सा मतलब वो है, क्या ऐसी जरूरत है तो तुमको लीगल पहले अटेम्प्ट करने सर की। वो लीगल में बहुत सारा मतलब एफर्ट्स लगता है, तो मतलब एग्जॉस्ट होके कोई मतलब सेकंड करके फिर एग्जॉस्ट होके करने से अच्छा है कि फ्रेश माइंड के साथ अगर करूंगा तो एक्यूरेसी थोड़ी सही होगी। बहुत बेकार वाली बात है ये वाली चीज, तो मतलब ऐसा ये तो बहुत ही वो गधे घोड़े वाली बात है कि अगर आपने ये सोच रखा है तो इससे तो आप फिर वही वाली स्मार्ट वर्क कि पावर प्ले में प्लेयर कम बाहर होते हैं, इसलिए मैं उनमें रन नहीं मारूंगा या उनमें अच्छा नहीं खेलूंगा। क्यों, क्योंकि प्लेयर कम बाहर है। नहीं नहीं, मैं मिडिल ओवर्स में मारना सीखूंगा क्योंकि वो ज्यादा होते हैं और मैं अच्छा खेलना सीखूंगा। अरे नहीं यार, मिडिल ओवर्स में सब सिंगल्स लेते हैं। तो मुद्दा समझो कि तुमको लीगल टफ लग रहा है, अगर या तो तुम्हारा बहुत अच्छा हो लीगल कि मुझे पैनिक लेना ही नहीं पड़ता है, तो फिर एंड में स्टार्टिंग में कर लो। पर तुम खुद ही कह रहे हो तुम एग्जॉस्ट हो जा रहे हो, और तुम देखना अपने मार्क्स देखना कैसे इंप्रूव होंगे। तुम लीगल एंड में करो, और लीगल में भी एंड तक एनर्जी सबकी कम होनी है, ये बहुत श्योर शॉट है कि ये स्टार्टिंग वाली एनर्जी नहीं रहनी है एंड तक। एंड तक बहुत सारी टेंशन आ जानी है। अब बहुत सारी टेंशन में आप जो चीज आसानी से हो सकती थी वो करोगे, उनमें से भी 4-5 मार्क्स चले जाते हैं। तो लीगल जो चीज टफ चीज है उसी को लो ना एंड में, कि भाई हमारे माइंड में कोई भी दिक्कत आ जाएगी, एंड तक टफ चीज होगी,
उसमें टफ, मुझे पता है कि भाई मेरे को 30 में से अगर 20 भी आ जाए उसमें या 15 भी आ जाए तो मेरे लिए सफाइस है 100 क्रॉस करने के लिए। तो एंड में करो यार, मतलब मुझे नहीं लग रहा अंशुल कि किसी भी तरह से उस चीज को पहले करने का कोई फायदा है। जो चीज टफ है और जो आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रही है, मुझे लगता है नहीं करो, क्योंकि एक एक नंबर हर चीज, लीगल के एक क्वेश्चन सही होने का नंबर और इंग्लिश के एक क्वेश्चन सही होने का नंबर बराबर है। तो प्लीज इस तरह का मत करो, मतलब ये ईगो फाइट है यार, सिंपल वाली। मैं बताऊं कि ये टफ है तो मैं इसको पहले कर दूंगा फिर आराम से, नहीं यार, आराम नहीं है, 2 घंटे हैं और पेपर छूट रहे हैं हमारे, ये समझो, इस चीज को रिकॉग्नाइज करो। सर हम्म। सर आज भी हमने सर के साथ डिस्कस किया था द रीजन व्हाई अभी आजकल मॉक्स में वो छूट जाता है क्वेश्चंस। द थिंग इज द पैसेजेस जो ये लोग बना के दे रहे हैं वो वी रेड दैट पैसेज, एक बार पढ़ने से हमें अंडरस्टैंडिंग भी आगे मिल गई उसकी पैसेज की। बट द थिंग इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग, दे हैव सो मच ऑफ डिटेल्स इन देम दैट हमें जाना ही पड़ता है रेफर करने के लिए पैसेज टू सॉल्व 3 आउट ऑफ दोज 5 क्वेश्चंस। तो sir, this is happening quite a lot recently in recent mocks, which is not at all in consonance with the actual CAT 2020 का paper, because in that paper if you have read the passage and you have had the understanding of the passage, question solve हो जाते हैं। बट अभी जो मॉक्स है वो इतनी छोटी छोटी चीज़ों को, इतनी माइन्यूट सी डिटेल्स को चेंज कर देंगे ऑप्शंस में, दैट हमें जाना ही पड़ता है पैसेज में उन डिटेल्स को देखने के लिए, एंड दैट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द टाइम। So I think that is what I've identified why these days mocks shoot रहे हैं। देखो It's यार, not that they're becoming lengthier, it's just that the question type जो है वो बहुत ही ये लोग ऐसे टाइप का कर दे रहे हैं अब से। नहीं नहीं यार, इसमें देखो, ये कुछ भी क्वेश्चन, कितना भी पेपर टफ आए, कितना भी कुछ आए, देखो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या है, सबसे बड़ी मिस्टेक है कि कुछ क्वेश्चन आपके बिना पढ़े रह गए जो शायद इजी थे और आपसे हो सकते। पेपर में सबसे बड़ा पाप ये है, ठीक है, पेपर में कितने सही हुए कितने गलत हुए वो सबसे ऊपर एक चीज है, वो चीज है कि पेपर को पूरा आप अटेम्प्ट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे मार्क्स कर पाए या कितने सही कर पाए, आप पेपर को अटेम्प्ट पूरे टाइम में नहीं कर पाए, ये हमारी एक वीकनेस है। अब वीकनेस क्या है कि जब आप कह रहे हो कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि विधि की अगर 5 पैसेजेस आए तो 5 पैसेजेस में से 5 पैसेजेस में इतना समय लग रहा होगा, हार्डली 2 में लग जा सकता है इतना समय। उस चीज को रिकॉग्नाइज करो कि हाँ यार ये 2 पैसेज टफ हैं। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? नहीं एग्जैक्टली सर, ये यही बात है। द थिंग इज कि जैसे इससे पहले से क्या हो रहा था, जब पहले हम मॉक्स दे रहे थे तो वो जो हम जब ऐसे अटेम्प्ट करते हैं ना कि बार बार पैसेज पे जाना पड़ता है, तो एक पॉसिटी ऑफ टाइम हो जाता है लास्ट तक आते आते, एंड उससे फिर प्रेशर बढ़ने लगता है, एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग लीविंग अ पैसेज बढ़ जाता है। तो सर जैसे हाँ सर, मतलब एग्जैक्टली यही हो रहा है कि वो जो बार बार पैसेज को रेफर करना पड़ रहा है, दैट इज समथिंग दैट इज ट्रबलिंग। पेपर पूरा रीड हो जा रहा है सर, ऐसा नहीं, बट अटेम्प्ट्स इसकी वजह से कम हो जा रहे हैं। तो ठीक है, हम यही है। लोग एक एक्सरसाइज करते हैं इसमें। एक्सरसाइज का क्या मतलब है, एक फिक्स्ड है यार, एक फिक्स्ड नॉर्म बना लेते हैं। फिक्स्ड नॉर्म में क्या है कि फिक्स्ड नॉर्म में हम रखते हैं कि अगर 2 घंटे 10 मिनट का पेपर है, मैं कोई बोल के बताओ। यस यस जी भैया। ठीक है, 2 आवर्स का पेपर है, मतलब 120 मिनट। ठीक है, सर भला ही आपको 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे देते हैं, वो बहुत अनफेयर है आपके साथ। मैं साफ बताऊं, इसको 110 मिनट लो, सीधी बात, इससे ऊपर कोई पेन छुआ भी मत करो। जो लोग करते हो वो लोग अपने संग, ये सुसाइडल प्लान हैं जितने भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि हम लीनियंट हो रहे हैं अभी भी 7 दिन पहले, और 7 दिन पहले अपने संग लीनियंट नहीं हो सकते हम कैसे भी करके। तो 110 मिनट का ये सिस्टम है हमारा। अब ये बताओ कि कितने कितने मार्क्स की चीजें आती हैं। मैं मैथ्स आती है आपकी, एलआर आती है, लीगल आती है, इंग्लिश आती है और जीके आती है। इनके मार्क्स बताओ, मैथ्स कितने की आती है? 15 to 17 15। एलआर 30, 30। yes लीगल 39, 35 39 35। इंग्लिश 30, 30। जीके 35। 35। ठीक, ये हो गया हमारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस चीज को मतलब
अब हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे ना तो दिक्कत से बचेंगे हम लोग। तो ये हमारा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, ये 15, 30, 35 ये आ गया, ठीक है। अब हम पे कितने 110 मिनट है और ये कितने मार्क्स का है 150। ये तो भैया 145 बन रहा है। तो आई थिंक लीगल में 40 होगा। चलो लीगल में 39 ऐसा कुछ और से कुछ होता रहता सर वेरी करते हैं 2-3 क्वेश्चन कोई भी सेक्शन में ज्यादा। कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग यहाँ से ये मान के चलते हैं लमसम, ठीक है ना। इसके बाद स्टार्ट होता है मॉनिटर, ठीक है। सबसे आसान सेक्शन कौन से होते हैं मेरे हिसाब से? सबसे पहले अटेम्प्ट करने वाले जो क्लियर करते हैं आपको सिस्टम कि मेरा आगे चलता रहे। मैं इंग्लिश को प्रायोरिटी दे दूं? कितने लोग इंग्लिश को मानते हो कि इंग्लिश प्रायोरिटी में, मतलब इंग्लिश इज लाइक कि जो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, समझ रहे हो? इंग्लिश में ऐसा नहीं हो सकता कि मैं ज्यादा जोर मारूंगा तो आ जाएगा, ऐसा होता है ना इंग्लिश में? बोलो। सर नहीं सर, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन ही आते हैं सर। जीके को दे दो प्रायोरिटी, उसमें तो सर जो आता है नहीं आता सर, नहीं आता तो इंग्लिश में यही है ना सिस्टम, जो आता है, नहीं आता। 30 मार्क्स 150 मार्क्स के कितने होते हैं? 1/5। 1/5 अगर इसका करें तो आते हैं हमारे, कितने आते हैं? 22 मिनट्स, ठीक है। 22 मिनट्स आ गए हमारे। सिंपल एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हम लोग देख पाए कि हम लोग किस जगह क्या मुश्किल गलत कर रहे हैं और पेपर ना छूटने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं चीजों की, ठीक है ना। तो इंग्लिश को हमें 22 मिनट में करना है, ठीक है। एंड जीके के लिए 35। अब इसका एक रेशियो निकालो जल्दी जल्दी, कोई एक जना इसका रेशियो निकाल के दो मुझे। इसका 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 एक सिंपल एक्सरसाइज है, देखो कितना काम आती है। जिन हम लोगों के पेपर छूट रहे हैं उससे बचने के लिए है ये चीज, ठीक है। मैथ्स कितनी देर में करनी चाहिए इस हिसाब से हमें? 12-13 मिनट। 12-13 मिनट में, ठीक है। ऐसे ही एलआर देखो 30 क्वेश्चन है वो 22 मिनट में करने मिल रहे हैं, मतलब 30 क्वेश्चन है ये भी 22 मिनट है इसके लिए, ठीक है। अगर 10 क्वेश्चन बढ़ गए तो कितना हो जाएगा? ये हम लोग मान लें कितने 28 मिनट, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया? बताओ जल्दी, कैलकुलेशन करो। 85 हैं 85 हो गया। 81 हो गया, ये 85 हो गया ना। 25 मिनट बचे ये जीके को। अब आप देखो, अब ये आ गया सिस्टम हमारा। ये सिस्टम हमें फॉलो करना पड़ता है। फॉलो क्या करते हैं, ये तुम लोगों को सिस्टम क्यों बताया हम लोग, मैंने कि ये 12-13 जो भी लेना हो ले लेना इसको, हाँ? ठीक है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब इनमें से ये सारे सेक्शन किस किस के इतनी देर में, किसी ने अपना सेक्शन वाइज टाइम देखा है कि इनमें से कौन से सेक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है आपको और कम लग रहा है किसमें? ये बताओ जल्दी जल्दी, मुझको सबका चाहिए ध्यान रखना। भैया लीगल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, जीके में टाइम बचता है। यस सर, लीगल टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। कल्प्रिट इज लीगल, ठीक है ना। हम लोग इससे कल्प्रिट डिफाइन कर लेंगे कि भाई ये वाला सिस्टम हमारा ज्यादा समय ले रहा है, तो कल्प्रिट क्या कौन है? लीगल है कल्प्रिट, ठीक है। सर एलआर पे भी इससे ज्यादा टाइम लगता है। किसमें? एलआर पे रीजनिंग, लीगल लॉजिकल रीजनिंग। हाँ तो सब ये भी कल्प्रिट नंबर 2 है, ठीक है। तो ये दोनों में किसमें ज्यादा टाइम लगता है, लीगल में एलआर में? सर लीगल लीगल तो ये सबसे बड़ा कल्प्रिट, ये सेकंड कल्प्रिट, ठीक। अब श्योरिटी और बताओ मुझे, बस एक ये बताओ कि ये तो हमारी ये चीज हो गई। अब ये बताओ श्योरिटी ऑफ मार्क्स किसमें, परसेंटेज ऑफ मार्क्स किसमें सबसे अच्छे आ जाते हैं तुम लोगों के? लीगल में सर। लीगल में आ जाते हैं परसेंटेज ऑफ मार्क्स सबसे अच्छे। यस सर। कितने 40 में से कितने ले आते हो? 35 से ऊपर आ रहा है सर। 30, 35 35। एलआर में 19 to 22 सर 23 20 के आसपास मान लेता हूँ, 21 22 21। मैथ्स में सर 10 मैक्स 5 to 8 हाँ 12-13, ठीक है ना। 8 to 10। हाँ अच्छा 8 to 10 मान लो, 8 to 12 मान लेते हैं, ठीक है। जीके में
20 to 22. 26 plus 20 प्लस 25 to 30. हाँ 25 के प्लस। हमने इतनी बात करी, इतने तो लाने 20 to 25 सर अराउंड। 25 प्लस, ठीक है। इंग्लिश में कितने ले आते हो 30 में से? अराउंड 20 सर। 20 plus. 20 ना? 20 प्लस सर अराउंड। ठीक है। अब हमारी बात, अब इससे हमारा पिक्चर क्लियर हो गई है। कितने लोगों को ये देख के समझ में आ रही है कि अब पेपर आया, पेपर आते ही मेरे हाथ में एक स्टूडेंट है जिसके हाथ में पेपर आया, उसको सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस किसमें है? सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उसके लीगल में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, पर कॉन्फिडेंस सबसे कम एनर्जी कौन सा खाता है? जीके खाता है। मुझे लगता है सबसे कम एनर्जी जीके खाता है आप लोगों का, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सेटिस्फाइड हो इससे? सबसे कम एनर्जी कौन खाता है? जीके मानता हूं मैं इसको, ठीक है ना? क्योंकि जो चीज आती है तुम्हारे दिमाग में आई, इंटेलिजेंट गेस लगाई, नहीं हुई, आगे बढ़ गए, ठीक है? हमने सबसे पहले जीके अटेम्प्ट कर लेना है, ठीक है? जितने आए हुए ठीक है। अब आई मैथ्स की बारी। देखो मैथ्स में इसलिए इंपॉर्टेंट मानता हूँ कि मैथ्स में कोशिश करा करो, मैं आपको टाइम से खत्म करने के लिए कह रहा हूँ। ये 13 मिनट ही माना करो, 13 मिनट मान लो, इससे ऊपर 1 मिनट भी मत देना। ये टोटल कितना हो रहा था मेरा, ये वाला टोटल जो आपने कराई है कितना हो रहा है? जो मैंने लिखा है 13, 22, 28, 22, 25 करके टोटल बताना कोई जना। जल्दी नहीं कर पा रहे, ये मैथ्स तभी भी होगी। मैंने तो बहुत दिन से नहीं करी इसलिए मेरे को दिक्कत है। 110, sir. 110 हो रहा है ना, ठीक है? तो 110 हो रहा है प्रॉपर, इसलिए अब हम पे है तो 120 मिनट, पर वो 5 मिनट इधर उधर जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है ना? तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैथ्स से थोड़ा समय ले लेते हैं। मैथ्स में कुछ भी हम लोग के मार्क्स ज्यादा अच्छे आ नहीं पाते हैं, तो मैथ्स से थोड़ा समय ले लेते हैं। इसको 11 मिनट में खत्म करो, जितने सवाल हो पाए जिसके, जो भी सवाल तुमको लग रहा हो, 15 सवाल है, जो भी 40 सेकंड से ऊपर का सवाल लग रहा हो उसको मत करो, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूँ, एक मॉक मेरी तरह अटेंड करके देखना कल, कि जो भी 40 सेकंड का सवाल लग रहा हो उसको मत करना, ठीक है ना? क्योंकि और जिसको श्योरिटी है मैथ्स में, जो बहुत अच्छा हो वो मत छोड़ना, पर जिसकी मैथ्स 8 वाली है ना, जिसमें 15 में से 8 या 9 आ रहे हैं, वो 40 सेकंड से ऊपर का जिसको सवाल लग रहा हो उसको छोड़ देना, कि देखा यार ये सवाल मुझ पे नहीं आता तो मुझसे नहीं होना। और कोशिश करना ये टाइम फ्रेम से खत्म करना कल अपनी उसको सेक्शन वाइज टाइम फ्रेम से, कि ये फाइनल है, आपका ध्यान रखना ये फाइनल है। 11 मिनट में मैथ्स खत्म करनी है आपको कैसे भी करके, ठीक है? मैथ्स खत्म कर दी 11 मिनट में, जीके खत्म कर दी हमने, 25 मिनट लेना पूरे आराम से। जीके में कोई दिक्कत नहीं है, जीके में अगर आ गए तुम लोगों के मार्क्स, तुम लोगों ने काफी अच्छी तैयारी कर रखी है, तो 25 मिनट जीके, मैथ के 11 मिनट, ठीक है? अब आता है हमारा एलआर, लीगल और इंग्लिश। एलआर में, लीगल में सब लोगों को थोड़े मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, भले ही वो लेंदी है, ठीक है ना? ये वाली बात है ना सबके संग? यस सर। ठीक है ना? तो लीगल Yes. में मार्क्स अच्छे आते हैं पर लेंदी है, तो ये सही समय है लीगल अटेम्प्ट करने का, कि लीगल अटेम्प्ट करो, लीगल अटेम्प्ट करो। और क्या सोच के अटेम्प्ट करो लीगल को, कि लीगल को कितने मिनट हो गए आपके? 36 मिनट हो चुके हैं, और आपको बाकी 2 सेक्शंस में कितने मिनट चाहिए? आपका इंग्लिश बचा है हमारा, जिसमें हमें 22 मिनट चाहिए, हाँ 22 मिनट चाहिए। 44 एलआर के लिए 44 मिनट हो गए, ये 2 सेक्शन बचे हैं। तो 110 में से आप कितने मिनट्स काट दो? 44, और तो कितना बचा? ये 6 बचा, और ये भी 6 बचा, और इसमें से आपके कितने सेक्शन, कितना टाइम निकल गया है? 36 निकल गए, 30 मिनट बचे हमारे, ठीक है? भैया हेलो, हाँ जीके में मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स लगते हैं, बिकॉज बहुत बार हमें पैसेज नहीं पढ़ना पड़ता है और क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। मैं इस चीज में एंड में आता हूँ, मैं इस चीज को अभी करके रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूँ। जो तुम लोग कह रहे हो ना कि हमारे पे समय कम पड़ रहा है, मैं तुमको समय निकाल के दिखाऊंगा कि समय कहाँ से निकालना है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैक्स टू मैक्स टाइम लेके चल रहा हूँ। 30 ये है, ठीक है? और इसके बाद मैथ्स, वो एलआर और इंग्लिश, जो जिसकी प्रायोरिटी रखनी हो, जिसको एलआर टफ लग रहा हो, मुझे लगता है कि इंग्लिश पहले अटेम्प्ट कर लो और एलआर को लास्ट के लिए छोड़ो, पर लास्ट में कम से कम एलआर के लिए हमें ध्यान रखना 110 में से 22 मिनट पहले होना चाहिए, मतलब हमारे पास
हम 90 मिनट में 90 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स पे ये सारा सिस्टम खत्म करके बैठी होनी चाहिए, खाली LR रह जाना चाहिए एंड में, टफ सेक्शन, ठीक है ना। 30 मिनट हमारे पास होने चाहिए। अब देखो लोगों ने कहा कि हमारे को जीके में 15 मिनट या 20 मिनट लगते हैं, ये कितने लोग इस पे एडमिट करते हैं? जल्दी बोलो सभी। फिर जीके में तो मेरे मैक्स 10 से ज्यादा जाते ही नहीं। कितना? 10 मिनट में हो जाती है सर जीके तो। Yes sir, 10 minutes max. 10 15 मिनट, लगता है। ठीक है, 10 मिनट्स मैक्स लगते हैं। मैं इसको 12 मानता हूँ, ठीक है। 12 इज लाइक कि सबके लिए जेन्युइनली एडवाइस, तो ये 12 मिनट्स मान लेता हूँ मैं इसको। 12 मिनट्स को अब मुझे लगता है कि हम पे कितने मिनट्स फ्री हो गए? 12 मिनट से हम पे 13 मिनट्स फ्री हो गए हैं। ये कैलकुलेशन क्यों जरूरी है, मैं तुमको अगली बार जब मॉक देना ना, तो बस इस कैलकुलेशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा ना, उसको सामने रख के देना और फिर मुझे बताना कि पेपर छूटा, ठीक है ना। ये 13 मिनट्स बच गए। 13 मिनट्स बचने के बाद अब इन 13 मिनट्स को हम कहाँ दे सकते हैं, किस में देना चाहोगे? लीगल में भी लीगल एंड मैथ्स, इंग्लिश मैथ्स। मैथ्स में, इंग्लिश में तो 22 है ना, इंग्लिश में 22 मिनट कम पड़ते हैं। आज तो 25 मिनट्स तो भी लगते हैं। चलो ठीक है, इंग्लिश में हम यहाँ पे जो 22 मिनट दे रहे थे, इंग्लिश को हम कोशिश करते हैं 25 मिनट्स देने की, ठीक है ना। तो इसमें से हम पे 10 मिनट्स बचे। 10 मिनट्स में से हम कोशिश करते हैं कि लीगल को 7 मिनट्स दे दें और मैथ्स को दे दें, जिस लोग कह रहे हैं कि 3 मिनट्स और। तो मैथ्स के मिनट्स हो गए आपके, कितने हो गए? 11 और 3 14 मिनट्स हो गए। 14 मिनट्स बहुत इनफ है यार, मतलब 14 मिनट इज लग्जरी। 150 नंबर के पेपर में अगर आपको 120 मिनट मिल रहे हैं तो 1 मिनट से कम समय है, कॉमन बात है। और मैथ्स में अगर 14 मिनट्स मिल रहे हैं, इट्स लाइक लग्जरी। तो मैथ्स के 14 मिनट्स फिक्स हो गए। लीगल के आपको कितने हो गए? 30 + 7 37 मिनट्स, ठीक है। और इंग्लिश को हमने दिए ना 3 मिनट्स, है ना, तो इंग्लिश के 25 मिनट्स हो गए, ठीक है। ये आ गया सिस्टम हमारा। अब इसको इस सिस्टम में फाइनल क्या क्या रिजल्ट रहा हमारा कि इंग्लिश में हमको कितने मिनट्स में करना है? 25 मिनट में। मैथ्स को करना है 15 मिनट में। लीगल को करना है 37 मिनट में। और इसके बाद और क्या क्या चीज थी हम लोगों की? जीके को करना है 12 मिनट में, ठीक है। और लास्ट चीज कौन सी बची? एलआर के लिए हमारे पास कितना समय है? ये बस इन चारों को अपने टाइम से कर देना और बाकी टाइम सारा एलआर को दे देना, ठीक है। पेपर के एंड तक जब तक मास्टर से लड़ोगे, रिमेनिंग टाइम एलआर देना, ठीक है। इन सारों को कैलकुलेट करो जरा, टोटल लो बनाओ उसका। 89 आ गया इनका टोटल। 89 में से माइनस करें 120 में से, तो 31 मिनट्स बचते हैं एलआर के लिए, ठीक है। ये हमारी पिक्चर क्लियर हो चुकी है, ये हमारा सिस्टम। अब आप बताओ कि इसमें कहाँ हम लोग फंस, अब इसमें किसके संग इंजस्टिस हुआ है पेपर में? और नहीं 89 हो रहा है ना, 110 में से करना है, इसे 21 करना है, ठीक है। 21 पेपर तो ओएमआर का भी तो इंक्लूड करना। क्या कह रहे? ओएमआर फिल करने यार ओएमआर फिल करने का टाइम क्वेश्चन में सेकंड मार्क्स करना होता है। प्लीज ओएमआर में कोई भी गलती ऐसी, मतलब मैं अपना तरीका बताऊं तो सिंपल ओएमआर इट्स लाइक कि ओएमआर साथ में भरने का फायदा, ओएमआर साथ में भरने का फायदा क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपने जब पढ़ा, मेरे हिसाब से मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, तो जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ते ही आंखें थक जाती है। क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लगाया, ठीक है, आंख बंद करने का 1 सेकंड जो हम लोग हार्डली 1 से 2 सेकंड लेते हैं, मोटा वाला पेन होता है, पेपर, ये पेपर रखा है तो यहाँ ओएमआर रखी होती है बगल में, ऐसे स्लाइड पैरेलल में ये क्वेश्चन पढ़ा, ऐसे ऐसे करके ये ऑप्शन बी ऑप्शन यहाँ लगाया, श्योर वाले बता रहा हूँ मैं, श्योर वाले जिसके लिए श्योर वाला यहाँ लगाया, ओएमआर भर दी। दूसरा पढ़ा, अब इन दोनों ऑप्शन में मुझे लगा कि यार 1 या 2 में से कोई और है, तो मैंने लिख लिया कि 1 और 2 में से, और इसको यहाँ छोड़ दिया। उसके लिए हम लोग आखिरी के 10 मिनट रख तो रहे हैं सारी चीजों के लिए, कि जो कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं है कि कोई दोबारा पेपर में जाता होगा, और जो जा भी रहा है दोबारा पेपर को देखने, या तो इसी समय श्योर शॉर्ट हो जाना, या दोबारा पेपर में जा रहे हो और अपना समय आखिरी के 10 मिनट में इसे यूज कर रहे हो आराम से,
कि मेरा पेपर खत्म हो चुका है, अब आखिरी के 10 मिनट में जो कंफ्यूजन वाले हैं उनके लिए यूज कर रहा हूँ, या फिर तुम्हारे को जो तरीका काम करे। ध्यान रखना ये 2 तरीके हैं। इसमें क्या होता है कि जिस समय कंफ्यूजन हुआ, मैं तुमको बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ कि इसमें मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे होते हैं। कि जो तुमको 2 में से 1 का कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है ना, 2 में से 1 का कंफ्यूजन हो रहा है, हाँ, तुम्हारे पास आखिरी के 10 मिनट होंगे, और ये जो कंफ्यूजन वाले होंगे हार्डली 6 या 8 या 10 हो सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें तुम मार्क नहीं कर पाए होगे। तो आखिरी के 10 मिनट में तुम वापस जाना, वापस जाने के बाद क्या होता है ना, उसी समय मत सॉल्व करना। टाइम खराब कहाँ होता है ना, कि जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 2 तो हमने नेग्लेक्ट कर लिए, ये तो ऑप्शन में कंफ्यूजन लगातार हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ इसी समय दिमाग को पुश कर रहे हो। उससे क्या हो रहा है कि जो सेकंड में आंसर लग जाना चाहिए था, वो इसी सेकंड में 1 या 1.5 मिनट ले जा रहा है आपका। वो 5 सेकंड जो चीज लेनी चाहिए थी, वो 30 या 40 सेकंड ले जा रही है, जो तुम्हारे पेपर को एंड में इफेक्ट कर रही है। यहाँ कंफ्यूजन हुआ, तुमको लगा कि मैं इस कंफ्यूजन को किसी भी इंटेलिजेंट गैस से हार्डली 3 बार सोचा करो, इससे नहीं हो पा रहा, इससे नहीं हो पा रहा, इससे नहीं हो पा रहा, ठीक है, उसको उस समय छोड़ दिया। हार्डली 3 सेकंड जाएंगे, 3 या 4 सेकंड जाएंगे आपकी 3 बार में सोचने में, या 10 सेकंड 5 सेकंड चले जाएंगे, एंड में आके अटेम्प्ट करा दो। हम लोगों की मैक्सिमम गलतियां यही हैं कि किसी 2 ऑप्शन के बीच में एक ऑप्शन निकालने में हम लोग, वो विधि कह रही थी कि बार बार पेपर में जाना पड़ता है, ऑप्शन क्लोज होते, वो वाले क्वेश्चन बाद में करने होते सेकंड राउंड में आके, क्योंकि कोई मतलब नहीं ना उसमें। स्मार्टनेस क्या हुई आपकी कि आपने 4 क्वेश्चन सही कर लिए अपने ईगो की वजह से, कि मैंने तो 4 टफ वाले सही कर लिए, और वो एंड की जो 15-20 जो हमने पेपर में पढ़े नहीं, वो आसान थे शायद, और वो हम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो वो स्मार्टनेस कहलाई नहीं आपकी ना, वो तो बेवकूफी हो गई। अगर यही 4 क्वेश्चन एंड में आते ना, तो 4 के 4 नहीं सही कर पाती ना, 2 सही कर लेती। मैक्सिमम नुकसान कितने मार्क्स का होता, आधे मार्क्स का, ठीक है ना। 4 ऑप्शन लगा के आती और 2 गलत हो जाते, तो 1.5 मार्क्स तब भी आ जाते लीगल में से, ठीक है ना। तो प्लीज इसको थोड़ा सा स्मार्टनेस लाओ। ये जो मैंने आपको बता दिया है, इससे ऊपर एक भी दिन मत जाना मॉक में। कल मॉक देना, और मुझे शाम को मैं 15 मिनट का और सेशन ले लूंगा कि कल क्या फर्क हुआ, ठीक है ना। बस ये समय लिख के रख लो कि कितने समय तक, और अपने घड़ी का टाइम, मॉक के टाइमिंग्स क्या है, 2 to 4 सर 2 to 4 है ना। प्लीज अपने घर की कॉपी में जाके, आज मैं बता रहा हूँ बहुत स्ट्रेटेजी लगती है, ध्यान रखना। सर फोर्ड वर्सेस फरारी की बात करते हैं, उसमें वो एक एक कर्व को जान रहा होता है। आपको भी यहाँ पे भी यही करना है। हम लोग कैजुअलिटी नहीं ले सकते। अगर जितना अच्छा गेम को जानोगे ना, उतना अच्छा खेल पाओगे गेम को, ध्यान रखना। जो डायट मारते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, वो बैट की ग्रिप से लेकर हर चीज को जानते हैं। तो कोशिश करना कि 2 बजे से लेकर और 4 बजे के बीच में एक टाइमलाइन बनाना। टाइमलाइन बनाने के बाद अपना अपना टाइम सेट कर लेना कि कैसे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 2 बजे से 2:10, या जैसे सबसे पहले हमने बात करी थी कि मैथ्स अटेम्प्ट कर लेंगे, जीके अटेम्प्ट कर लेंगे, तो 2:12 तक मेरी जीके हो जानी चाहिए, 12 मिनट तक। फिर ये अब आप कहोगे कि मैं याद कैसे रखूंगा, ये पहले दिन ही याद करना पड़ेगा, दूसरे दिन आपको याद रहेगा, ठीक है ना। कोशिश कर लोगे और पेपर पे जाके ये टाइमलाइन बना लोगे ना, तो कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई तुमको रोकने नहीं वाला। तुम्हारे पेपर पे चीटिंग नहीं लगने वाली, मुझे लगता है कि शायद, मतलब मैं इस बारे में जानता नहीं हूँ, पर एक बार कंफर्म कर लेना कि जहाँ तुम टाइमलाइन बना लोगे कि 2:12 तक मुझे ये खत्म करना है, फिर उसमें कितने मिनट, और अगला सेक्शन कौन सा था, मैथ्स का कहा था सर ने, तो 2:23 तक मुझे मैथ्स खत्म करना है। उसके बाद ये सिस्टम अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा, तो तुम्हें फिर 12 मिनट बाद ही घड़ी देखनी है किसी चीज, और दिमाग को पता होता है कि ये इतना समय 12 मिनट हो गया, इतना समय 11 मिनट हो गया, इतना समय इतना हो गया। तो दिमाग को थोड़ा सा और प्रोसेस कर लो, ठीक है ना। ये टाइमलाइन के हिसाब से वर्क करो, और कल कोई पेपर किसी का नहीं छूटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे माइंड को पता होगा कि भाई ये आता है, नहीं आता तो आगे बढ़, क्योंकि समय नहीं है। ये इस सेक्शन के लिए मुझे इतना ही समय दिया गया है, लग्जरी के साथ साथ मुझे लीगल के सेक्शन के लिए 37 मिनट दिए गए हैं। अब मुझसे भगवान से भी नहीं मांग सकती मैं साथ में, ठीक है ना। तो ये स्मार्टनेस रहेगी, जिससे तुम एंड की जो आसान क्वेश्चन भी होते हैं, वो तुम उनको आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। समझे मेरी इस बात को? कितने लोगों को ये बात समझ में आई है और जायज लग रही है? एक बात पूछनी थी। हाँ मोहित, कि जैसे आपने बोला कि इंग्लिश में मतलब जिसमें 2 ऑप्शंस में डाउट है उसको सेकंड राउंड में देखना है, लेकिन जब सेकंड राउंड में हम दोबारा देखेंगे तब तक तो पैसेज में से जो माइन्यूट डिटेल्स होंगी या जो भी पैसेज होगा वो तो थोड़ा सा कम ही नहीं, पैसेज की जरूरत ही नहीं होगी ना यार। सेकंड राउंड इज लाइक कि आप जब किसी भी क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में पढ़ के दोबारा आना सेकंड राउंड में, तो मुझे करके देखना ना एक बार। मतलब अभी आपने किया है कभी?
नहीं मैं पैसेज में एक साथ ही करता हूँ। क्या कह रहे हो आप? नहीं मैं करता हूँ 5 क्वेश्चंस को एक साथ ही करता हूँ एक पैसेज। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ ना, अगर आप कभी सेकंड राउंड में जाना ना तो सेकंड राउंड में आपको सिर्फ मन में पता होता है कि यार वो रशिया था या चाइना था, इन दोनों में कंफ्यूजन हो रही होती है। आपको पता होता है दिमाग में कि पैसेज में क्या था और मैंने क्यों समझ के 2 ऑप्शन काटे हुए हैं और कौन से 2 ऑप्शन लगाए हुए हैं, और उसमें जाके देखना कि हाँ रशिया था चाइना था, हाँ ठीक है चाइना था। और ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे हार्डली 8 से 10 क्वेश्चन जिसमें मैक्सिमम आपको लग रहा हो कि यार ये मुझे बिल्कुल ब्लैंक हूँ, इसमें 2 में से 1 लगाने पड़ेंगे, तो मुझे 1 घंटा 10 मिनट पे पेपर खत्म करके वापस आना है। भला ही मेरे को कुत्ते भी क्वेश्चन मतलब जो अटेम्प्ट करने, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी हम लोग कि 1 घंटा 10 मिनट इज डेडलाइन। डेडलाइन के बाद क्या होता है, डेडलाइन के बाद होती है 10 मिनट की, 10 मिनट मिले तो मिले, वरना वो 4 या 5 मिनट होते हैं। वो 4 या 5 मिनट में हमें जो पुराने क्वेश्चन है उनमें देखने का, अच्छा इनमें से लगा लूं, रिस्क कैलकुलेट करोगे और एंड में जब आ जाओगे ना पेपर में तो तुमको पता चल जाएगा कि यार मेरे हैप्पीली 130 अटेम्प्ट हो चुके हैं। तो आप जो रिस्क पहले ही अटेम्प्ट कर जाते, जो आपको पता है गलत कर जाते, अब आप उसमें आधा नंबर नहीं गवाओगे अपना, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने 130 अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं, 135 से 140 अच्छे से अटेम्प्ट करे हैं, तो मुझे जबरदस्ती के तुक्के मारने की जरूरत नहीं है। सेकंड बार में राउंड में घूम के आने का ये फायदा है, अभी से आपको वो आपके अंदर कंपल्शन नहीं होती है आपके ऊपर कि नहीं भाई मुझे अभी ही टिक लगा के जाना पड़ेगा, आगे आए नहीं आए नहीं है। सेकंड राउंड में आते हो तो हार्डली 10-12 क्वेश्चनों में जिनमें मैक्सिमम डाउट होता है उसमें आप लगा सकते हो कि हाँ यार इनमें से एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यार कम हुए हैं तो करने पड़ेंगे, अरे यार बहुत हो गए 135 के आसपास हो गए, यही 15 रह गए, तो मुझे लग रहा है इनमें डाउट है, मेरा इंटेलिजेंस गैस भी इसमें काम नहीं कर रहा, तो मैं रिस्क नहीं लेता। मतलब रिस्क यार आधे नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, पॉइंट समझे? So whatever completed my 37 minutes of legal और मेरा एक पैसेज रह जाता है, should I invest more 3 to 4 minutes or move to the next section? No. It's a very difficult choice in the paper. नहीं move to the next section। यही तो, ये मॉक में देखो ना कैसे रह जा रहा है, मतलब 37 मिनट्स में ले हैं, कितने उसका पैसेज कितने आते हैं, मैं और तुमको सब डिवाइडेशन कर दूंगा। 6 passages। 6 पैसेज आते हैं, 8 passages। 8 आते हैं, कितने क्वेश्चन? 40। 5 questions each। 5 क्वेश्चन ईच ना, ठीक है। हम इसको डिवाइड करो 8 से, कितना आएगा? 8 4 द 32 और 4 मिनट 30 सेकंड होते हैं हम पे एक क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो नियरली हम पे 55 या 51 सेकंड्स हैं एक क्वेश्चन को लीगल के सॉल्व करने के लिए। अगर पैसेज पढ़ने में हमें कितना 4.5 मिनट मिले हैं, ठीक है, 4.5 मिनट मिले हैं, ये लीगल की बात चल रही है, 4.5 मिनट मिले हैं एक पैसेज में। अगर हमने पैसेज मन से पढ़ने का मतलब है कि हमने उसमें 1 से 1.5 मिनट गवा दिया। मुझे नहीं लगता 1 से 1.5 मिनट से ऊपर लगता है पैसेज पढ़ने में, जल्दी बताओ। Sir, I think at least 2 minutes. 2 मिनट सर एक लेंथ legal बहुत के ज्यादा पास- The होती है। lengthy हाँ, रहते हैं। Sir, legal is of 400 words in CLAT. हाँ, तो उसमें कितने मिनट लगते हैं आपको? 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, कितने लगते Sir, हैं? 2 2 minutes. मिनट लग जाते हैं सर आराम से। 2 मिनट लग जाते हैं, चलो तो इसे 2 मिनट कर देते हैं। 2 मिनट करने के बाद आ जाता है हम पे बचते हैं 2.5 मिनट। 2.5 मिनट में 5 क्वेश्चन करने हैं। 5 मिनट मतलब कितने? 30 सेकंड में एक क्वेश्चन पढ़ के करना है। जब आपने पैसेज पढ़ रखा है, 4 में से एक ऑप्शन है, 5 में से कोई ना कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके हार्डली 10 सेकंड से पहले, ठीक है ना, 10 सेकंड से पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने में आपके लगे 5 सेकंड, आपको ऑप्शन पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे में से दिख जाएगा, या फिर 15 सेकंड मान लो या 20 सेकंड मान लो। 20 सेकंड में आपका मिनिमम एक क्वेश्चन हो जाएगा जो आपको आता है, ठीक है। और जो नहीं आता है उसके लिए आप यहाँ के 10 सेकंड इस्तेमाल कर लो ना, 30 सेकंड हर एक क्वेश्चन के जो मिल रहे थे, समझ रहे हो? मतलब पैसेज को अगर आपने 4.5 मिनट से ज्यादा दिया तो ये वीकनेस है यार हमारी। एक पैसेज को हम 4.5 मिनट से ज्यादा दे रहे हैं, तो हम अपने पेपर के संग तो इनजस्टिस कर रहे हैं, समझ रहे हो? Questions are also quite lengthy क्योंकि उसमें facts देते हैं, we have to apply the principles, तो उसमें भी थोड़ा टाइम चला जाता है। Then 4.5 मिनट is not, मतलब उसमें नहीं होता है ऐसा। लीगल के 5 पैसेज लेंदी होते हैं, So at least 3 out of 5। 3 आउट ऑफ 5 ना? Yes। हाँ, तो ऐसा करा करो कि
कि पहले वो 2 अटेम्प्ट करा करो, 2 तो जल्दी कर लोगे, 2 जल्दी अटेम्प्ट करने के बाद मैं ये कह रहा हूँ कि 2 जल्दी कर लिए, 2 जल्दी करने के बाद बाकी के जो 3 पैसेज है उनका 2 पैसेज का समय दो उनको, मतलब जो तुमको 2 छोटे लग रहे हैं ना, पेपर में जंपिंग कर लो यार, जंपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटेजी अपनी काम आनी चाहिए, लाइन से करना है पेपर, कोई कुछ नहीं माना जाता है यार, पेपर में मैक्सिमम मार्क्स माने जाते हैं। तो अगर आप जंपिंग लग रही है कि मुझे लीगल जैसे ही देखा मैंने तो ये वाला क्वेश्चन लेंथी लग रहा है, देखा आगे हार्डली 5 सेकंड जाएंगे तो मैं आगे वाले पैसेजेस देखने के 5 से 10 सेकंड कि आगे वाले पैसेजेस में कौन सा लेंथी है कौन सा छोटा है, पहले दोनों छोटे निपटा दिए, ठीक है। अपने पास अच्छा अभी 27 मिनट बचे, 10 मिनट में हो गए तो ठीक है, अब 3 बचे हैं हमारे पास, 3 पैसेज वो जितने भी बचे हैं पैसेजेस उनको बाकी का समय दे दिया गया, ठीक है ना। तो मतलब कोशिश करना कितने भी अपने आप को लेंथी कह दो, कितना भी कुछ कह दो, मार्क्स आप लीगल में भले ही आपके 40 में से जो 32 आ जा रहे हैं, पर वो आपके हर बार अगर 40 में से 32 आना, मतलब मैं आपको बताऊं क्या सिस्टम है कि 40 में से 32 आ जा रहे हैं तो वो ये 32 मार्क्स नहीं है, ये भ्रम है, ठीक है ना। असली मार्क्स क्या है, जो आपके 15 क्वेश्चन छूट रहे हैं उसमें से आपके जो 10 अटेम्प्ट हो सकते थे, 10 माइनस कर दो इसको तो आपके इसमें 22 ही रहे हैं, क्योंकि और सब्जेक्ट क्यों छोड़ दे रहे हो ना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 40 में से इसको 32 की जगह नहीं 30 ले आए या 29 ले आए, पर ये 15 अटेम्प्ट कर दे, क्या पता हमारे 15 में से 10 या 12 नंबर आ जाए इसमें, तो फायदा है ना भाई। या लॉ के स्टूडेंट तो लीगल में ईगो मत लड़ाओ, लीगल 37 मिनट में करके दो, मुझे नहीं मतलब इससे ऊपर, और करके देखो 1-2 मॉक लगाओगे तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। लीगल में 37 मिनट में जो हो जाया करे वो कर दिया करो, बाकी का आगे पेपर करा करो। और अगर तुम्हारी इच्छा है दूसरे उसमें करने की तो पहले सारे जो डाउट वाले हैं वो छोड़ के आके लीगल के दोबारा पढ़ लेना, जो ज्यादा टफ पैसेज लग रहे हैं ना, लीगल का एक आध पैसेज जो तुमको लग रहा है कि ये बड़ा पैसेज है मैं नहीं पढ़ पाई तो या नहीं कर पाई, या फिर मेरे को कंफ्यूजन रह गया जिनको कुछ क्वेश्चनों में, छोड़ के दोबारा आके कर लेना। पर लीगल में 37 मिनट से ज्यादा मत हो यार कोई प्लीज, ये बहुत ये रीजन ही है ये पेपर छूटने का, क्योंकि हम लीगल से ईगो जोड़ गए हैं ना, तभी तो मार्क्स और चीजों में कम हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। विधि कहाँ है? विधि बात गई, चलो कोई बात नहीं। आ रहे हैं ये सबको पॉइंट, किस किस को अनजस्ट लग रहा है मुझे ये बताओ। अगर इस पॉइंट पे हम लोग क्लियर हो गए और हमने सही कर लिया तो हम आगे कर लेंगे, ठीक है। छोटा सा डाउट था हाँ कि जैसे हमने 35 मिनट हो गए, हमने लीगल में जितना हो रहा था कंप्लीट कर लिया, एक पैसेज बचा है, लेकिन वो देखने में आसान है, मतलब लग रहा है कि पूरे के पूरे सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है, और बाकी सेक्शंस में एक्यूरेसी कम है, तो वो पैसेज जब अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लग रहा है वो इजी है और सारे क्वेश्चन सही होंगे अगर अटेम्प्ट किया तो। यही तो दिक्कत है ना, ये फिर वो वाली बात, तुमको लग रहा है ना इजी है तो वो तुम पहले देख लो ना। मतलब लीगल के 37 मिनट मैंने अभी आपको मोहित क्या बोला पहले, मतलब अभी तो रिपीट किया कि 8 पैसेज आ रहे हैं, 8 पैसेज में से तुम जैसे अब बोला ना लग रहा है, ये तुम सेलेक्ट कर लो ना 10 सेकंड निकाल के, 10 या 15 सेकंड 20 सेकंड निकाल के ये सिलेक्ट कर लो कि कौन से आसान लग रहे हैं। आसान लगने वालों को अटेम्प्ट करा पहले उनके मार्क्स पक्के करे, फिर आप कठिन वाले उठाना शुरू करो कि यार ये तो बहुत बड़ा पैसेज है, नहीं ये मैं बाद में लूंगी अगर 37 मिनट में समय बचा तो, ठीक है ना। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ अब क्लियर है, ठीक है ना। और पूछो। सो आपके अकॉर्डिंग सीक्वेंस है जीके, मैथ्स, लीगल, इंग्लिश और एलआर। तो सर लास्ट में आपने 3 हैवी सेक्शंस रखा है, लीगल, इंग्लिश और एलआर। तो आपके लीगल में 8 क्वेश्चंस आते हैं और इंग्लिश और एलआर में 6 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल आपके लास्ट हाफ में आपके टोटल 20 पैसेजेस पढ़ना पड़ता है। तो सर 20 पैसेजेस, सर 3 सेक्शंस इतना हैवी, इतना रीडिंग हो जाता है। तो फिर सर उसके बाद लास्ट के जो जैसे लास्ट का जो एलआर सेक्शन होता है उस पर उतना फोकस नहीं किया जाता है सर। तो इसीलिए मैं अटेम्प्ट करती हूँ सर एक हैवी सेक्शन, फिर लाइट, फिर हैवी, जैसे इंग्लिश कर लिया, फिर जीके, फिर एलआर, फिर मैथ्स और लीगल। तो सर ये सही नहीं है? नहीं, मार्क्स कितने आ रहे हैं, मतलब ये कुछ छूट रहा है तुम्हारा? सर लीगल में उतना एक्यूरेसी नहीं है, इसीलिए मैं लीगल को लास्ट में करती हूँ। तो मैं पहले से ही कह रखा हूँ कि जिसको ये लीगल में लोगों ने मुझे एक्यूरेसी बताई है 40 में 32, मैंने उस स्टैटिस्टिक्स पे काम किया है। और फिर मैंने एक पॉइंट और सबको क्लियर किया है कि बेटा जिसका भी जो सेक्शन वीक हो ना वो एंड में ले जाना है यार, प्लीज उसके संग ईगो मत रखना।
एंड में करना, और पर उसके लिए जो मिनिमम टाइम डिसाइड करा है हम लोगों ने वो जरूर देना उसको। तो एंड में मिनिमम टाइम मतलब क्या होता है कि 120 मिनट से काट देना भले ही वो टाइम, कि आखिरी 10 मिनट भी उसमें जोड़ देना जो टाइम बचा हो, बट जो वीक सेक्शन है उसे पीछे ले जाओ अपना। पर जिसको लग रहा है कि 32 नंबर इसके लीगल में आ रहे हैं, मैं उसको ये वाला पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्लीज 37 मिनट से ज्यादा तो कुछ भी करके मत। Am I clear now? Yes, sir. Thank you. और पूछो, जल्दी पूछो, फिर मैं क्लैट के मैं 2-3 इंटेलिजेंट गैस वाले वही सिस्टम चलाऊंगा मैं जल्दी। So I shuffle between sections. यार कौन बोला ये, कौन बोला? So I shuffle between sections. जैसे मैं legal करती हूँ, फिर आधा होने के बाद I do current affairs and then I finish legal because it's a lot of reading continuously. नहीं, सफल मत करो, ये भी एक तरह का गलत तरीका है, क्योंकि आप जीके के मोड में हो तो जीके का मोड रहना जरूरी है। इलॉन मस्क ने प्रूव करा रखा है इस चीज को कि इलॉन मस्क की इतनी सारी कंपनीज हैं, तो वो ये नहीं है कि सिर्फ एक दिन इस कंपनी में गया, आधे टाइम इसमें, आधे टाइम उसमें। वो एक हफ्ता रुक के एक जगह काम करता है और बाकी सारे कंपनीज के काम वो लोग खुद हैंडल करते हैं एक हफ्ते के अंदर, जब तक कोई बहुत ज्यादा अर्जेंसी नहीं होती है, फिर दूसरे हफ्ते दूसरी कंपनी में जाता है। तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो मैं इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप सेक्शन जंप करो। आप कोशिश करो कि ये सेक्शन एक बार, अगर सेक्शन जंप करोगे तो फिर टाइमिंग का कोई हिसाब ही नहीं रहेगा ना यार, तो फिर छूटने के और ज्यादा चांसेस है। फिर तो हम लोग थोड़ा अनप्रिपेयर्ड गेम खेल रहे हैं, भले ही हम जीत जाए, पर वो बैटिंग वाली नहीं कहते ना कि ऋषभ पंत वाली जो पहले बैटिंग होती थी कि नहीं मार देगा रन और फिर पक्का नहीं है कि अच्छा एंड तक खेलेगा नहीं खेलेगा, तो वो हो जाता है। तो प्लीज यार सेक्शन पूरा अटेम्प्ट करो एक बार। और डाउट? Excuse me, sir. Sir, the previous session I had a problem wherein I used to get tired after attending GK and legal, which used to hamper my English and logical scores as well as DI in the future. So you had told the eat the frog technique where I had to finish GK and English and logic and then come to legal. So the new plan which you said, doesn't this hamper a bit? नहीं, मैं कहता हूँ एक बार ट्राई करो इस चीज को, मुझे नहीं लगता ये हैम्पर करेगा। मैं करो ना 2-3 दिन मॉक में, ये जो टाइमिंग्स लिखी है ये मैं आपको पूरी स्क्रीनशॉट ये पीडीएफ भेज दूंगा पूरी, आप इसमें से जो समझना हो समझ लेना, और कल पेपर में बस इस तरह से देना, तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा। पहले दिन क्या दिक्कत आ सकती है, पहले मॉक में क्या दिक्कत आ सकती है, मैं उसका डिस्क्लेमर दे सकता हूँ कि तुम थोड़ा सा टाइमिंग को समझने में दिक्कत करो कि नहीं यार टाइमिंग कितना अच्छा, इसका टाइमिंग इतना हो गया नहीं हो गया। वो मैं कह रहा हूँ कि एक टाइमलाइन बना के एक A4 पेपर लेना 2 बजे, जिसको जो भी सेक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेक्शन भी फिक्स है जिसके लिए, जिसको जो सेक्शन वीक लग रहा होगा, ये टाइमिंग फिक्स है, ध्यान रखना कोशिश करना। तो ये टाइमिंग फिक्स है, अपनी टाइमलाइन बनाई, 2 बजे का लिखा, 2 बजे से फिर उसमें 5 कॉलम में डिवाइड करा, और इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके, इस पॉइंट पे आके ये सेक्शन करते रहना, ठीक है ना। चलो 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ मैं, तुम लोग भी ले लो, और अब आके हम लोग अगला पैसेजेस पे काम करेंगे, फिर एंड में देखेंगे हम पे समय बचेगा तो फिर और पॉइंट डिस्कस कर लेंगे हम लोग। अब इंटेलिजेंट गैस पे काम करेंगे, ठीक है ना। Yes.
चलो, am I audible to all? यस ठीक है, आवाज भी ठीक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं? हेलो, आवाज ठीक आ रही है? जी सर। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। अब प्लीज 2-3 लोग ही बोल रहे थे, 40 लोग प्रेजेंट हो, कोशिश करना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना। ये मैक्स टू मैक्स हाफ आवर के आसपास मैं लूंगा 2 पैसेजेस में, 2 या 3 पैसेजेस जितने भी करने हैं अपन को। और इसमें देखेंगे ये पहले 2 क्लैरिट के रह गए थे तो वो कंप्लीट करते हैं 2 से 3, और फिर देखते हैं कि आगे कैसे करना है। ठीक है ना? इसमें कोई भी डाउट आएगा, आज हम इस पॉइंट को क्लियर कर लेंगे कि हमारा इंटेलिजेंट गैस सही लगे और गलत ना हो। ठीक है ना? तो चलो ये वाला पैसेज पढ़ लो एक बार। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने पढ़ रखा है, एक बार इस पैसेज को पढ़ो। चलो ठीक है, पढ़ लिया मुझे लगता है। ये पैसेज थोड़ा बहुत पढ़ लिया गया है। पहले वाले का आंसर इसमें क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिप्लेस्ड बाय वन। अब ये वाला पैसेज जो है ये मैंने भी पढ़ा था। ये पैसेज बिना पढ़े नहीं हो सकता। हमने स्टार्टिंग से ऊपर से देखा कि कितने सारे पैसेजेस बिना पढ़े हो सकते हैं, पर ये पैसेज नहीं हो सकते क्योंकि क्वेश्चन में ही नहीं पता चल रहा कि क्या पूछा है। तो ठीक है ना, मैंने इसमें कोशिश क्या करा, जैसे ही मैंने पैसेज देखा तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चन देखा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय वन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में भी इस तरह से है सारी चीजें, तो मुझे पता चल गया कि अब मुझे पैसेज पढ़ना पड़ेगा। पैसेज पढ़ना शुरू किया मैंने इसमें, तो वन कहाँ पर आ रहा है हमारा, ये रहा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ द कंट्री हैज कंफर्म्ड पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग टू बी चेयर्ड बाय प्रदीप कुमार गवाली, वन ऑफ नेपाल। अब ये क्या, और द रिस्पेक्टिव फॉरेन मिनिस्टर विल टेक पार्ट। ठीक है, ये लाइन, इतनी लाइन पढ़ी बस मैंने। ठीक है, इस लाइन को पढ़ते ही आपको क्या समझ में आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग वन रिप्लेस बाय किससे होगा? सर फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर। ये समझ पा रहे हो ना कि इन लोगों ने कितना आसान सवाल पूछा हुआ है कि इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। दूसरा भी लगाना हो तो हमको पता है कि ये वन जो चल रहा है प्रदीप कुमार गवाली, ये इनके प्राइम मिनिस्टर तो नहीं है, ये सबको पता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का फॉरेन, जब बाहर के कोई भी मीटिंग होती है उसको पहले तो सबसे आसान तरीका यही था कि अगर सार्क की मीटिंग हो रही है, मीटिंग में कौन जाएगा, या तो पीएम जा सकते हैं या फिर जो फॉरेन मिनिस्टर जा सकते हैं। तो पहले 2 ऑप्शन तो ये क्लियर हो गए। अब जब हमें पता है प्रदीप कुमार गवाली, हम नेपाल के बारे में पता है, या तो प्रचंडा होते हैं या ओली होते हैं या फिर देवा होते हैं, ये हमें पता है कि ये उनके प्रधानमंत्री होते हैं जो हम लोगों ने नाम सुन रखा है। तो और जिसको शॉर्ट होना हो क्या है, तो वो प्रधानमंत्री नहीं है, सीधा ऑप्शन सी आएगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया? या ये वाले इस लाइन ने तो बता ही दिया था पहले भी, पर जिसको कंफ्यूजन हो रही हो कि मतलब क्या होता है ना कि किसी ने ये लाइन पढ़ी ही नहीं या फिर इस लाइन से वो नहीं कर पाया, तो भी कैसे सोच सकते हो कि और दूसरा रास्ता क्या है? कि दूसरा रास्ता ऐसे भी है कि यार प्रधानमंत्री का नाम तो नहीं था, और बाहर मीटिंग करने ये होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर जाते नहीं है कभी, जाता उनका फॉरेन मिनिस्टर है। नहीं तो पहली बात दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि सार्क की मीटिंग हुई है, सार्क मतलब देशों की मीटिंग हुई है, सबके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, या फिर सार्क की मीटिंग हुई तो मैक्सिमम चांसेस है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही गए हों। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन, अब आ जाओ, ये बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सार्क। ये सार्क का पूछा हुआ है, बताओ भाई आंसर। Excuse me, sir. Can you please show the full question with the options? ये 15 पूरा नहीं आ रहा? नो सर, ये भी लिख रहा है सर। ये अब आ गया पूरा? No, sir. Yes sir. अभी भी नहीं आया पूरा? One second. It came. So sorry. ठीक है। चलो यहाँ पे आ गया क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताओ। इसमें क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है हमको कैसे भी, क्योंकि क्वेश्चन से पता चल गया। ठीक है ना?
तो मैक्सिमम लोग आंसर तक कहीं ना कहीं पहुंच गए होंगे कि इसका आंसर मालदीव्स है। अब मालदीव्स क्यों है, चलो अब आंसर तक पहुंचे कैसे, लाइन लगाओ कि भाई आंसर तक पहुंचना है हम लोगों को। सार्क की बात हो रही है, इसके जैसे दूसरा कंट्री कौन सा है, आसियान। आसियान है। अब इधर से बात, आसियान कौन सा याद होता है हमको, कैसे याद होता है आसियान, कि ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, और यहाँ पे जो सारे देश हैं वो आसियान वाले हैं, नीचे वाले, ठीक है। तो हम कहते हैं ठीक है। अब मैंने इंडोनेशिया के बारे में पढ़ा, अरे यार ये तो आसियान का मेंबर है, ये तो सार्क का मेंबर हो ही नहीं सकता। थाईलैंड, अरे ये भी आसियान का मेंबर है। अब आया, अब कंफ्यूजन जो हो सकता है, जायज कंफ्यूजन जो होगा वो मालदीव्स और म्यांमार में। सार्क के बारे में आपको कुछ नहीं पता, आप भूल गए सार्क के बारे में कि ये कौन सा हो सकता है, म्यांमार या मालदीव में से। अब आप सोचोगे कि नहीं यार क्या करा जाए, तो जिसको एशियन बिल्कुल थोड़ा सा भी याद होगा वो तुरंत ही इसको क्या कहेगा कि नहीं यार म्यांमार नहीं है, एशियन तो म्यांमार में आता है। एशियन जितने भी बार भी पढ़ा है, एशियन में म्यांमार एशियन में आता है। सार्क में आने के चांसेस इसके मालदीव्स के आने की, मालदीव्स नीचे खड़ा है हम लोगों के और इस साइड है, मालदीव्स हम लोगों के संग है साउथ एशियन नेशन में। तो और या फिर हम लोग इस पैसेज ढूंढना शुरू करेंगे कि पैसेज में कुछ ऐसा मिल जाए हमको कि यार कुछ ऐसा मिल जाए। अब पैसेज में मिल रहा है कुछ ऐसा, जरा देखो पैसेज को। नहीं, मुझे नहीं लगता, नहीं मिल रहा ना पैसेज में, नहीं। बट हम लोग ये यहाँ तक मालदीव तक सब लोग पहुंच पाए थे। यस सर। और लोग बोलो, जो लोग पहुंच, सब क्या एक्चुअली सबको पहुंचना जरूरी है। यस सर। ठीक है ना, कि किस तरह से पहुंचना है। हम लोगों को इस समय कोशिश करनी है कि सारी इंफॉर्मेशन नहीं हो, लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन भी हमारे माइंड, यहाँ जो हमारी कैचे मेमोरी है ना वो लिमिटेड ही है, उसी मेमोरी से हमें पहुंचाना है आंसर कैसे भी करके। तो यहाँ पे पहुंच गए हम। हाँ बोलो। कोई और दूसरा लॉजिक नहीं है इसका? लॉजिक इसका दूसरा मतलब तुमको किस किस में कंफ्यूजन होता है दीदी? मतलब मुझे अभी भी इन दोनों में कंफ्यूजन था। प्रॉपर सीधी बात है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशियन नेशन। सार्क की बात जैसे भी आएगी तो सार्क का ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैप याद कर लो। तो जब मैप सार्क का मैप याद होता है ना, तो आपने जब भी सार्क कभी भी देखा होगा तो या तो आंख बंद करोगे तो ये साउथ, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है सार्क की, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो साउथ एशियन, साउथ के एशिया में जो रीजन कॉर्पोरेशन वाली बात है। और जैसे ही आप इसको आंख में मैप याद करोगी, मतलब मैं तुमको कैसे बता रहा हूँ कि जब तुम जैसे ही आंख में मैप याद करोगी ना, तो तुमको उस सार्क के मैप में ये वाला पार्ट भरा हुआ नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, तुम्हें सार्क के मैप में ये चीज दिखेगी, ये चीज दिखेगी, इंडिया वाले बांग्लादेश वाले दिखेंगे, म्यांमार दिखेंगे। और फिर सीधी बात आती है कि सार्क की जो ऑंग सान सू की वाला है मुद्दा, इसको और दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे ऑंग सान सू की वाला मुद्दा था, उसका डिस्कशन हम लोगों ने कहाँ पे जाके किया बताओ, हमने यूएन से बात करी। बट अगर ये म्यांमार हमारा सार्क का मेंबर होता तो हमारे पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती, क्या कि इस एसोसिएशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि म्यांमार में डेमोक्रेसी वापस लेकर आए। पर हमने इसके बारे में तो जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। ये वाला पॉइंट जस्टिफाई हो रहा है लोगों के दिमाग में कि अगर जैसे ही ये म्यांमार वाला मुद्दा आता तो ये सार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती। सार्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि नहीं यार ये वाला कैसे भी करके इस चीज को ठीक करना है। तो म्यांमार में ये वाला अगर मुद्दा नहीं आया हमारे पास तो म्यांमार होने के चांसेस कम है। तब भी हम लोग 50-50 तक पहुंच गए थे। अगर नहीं भी हुआ तो तुम दोनों में से एक तो लगा के आओगी ना, तो 50% चांसेस है सही होने के, ठीक है ना। पर मुझे लगता है कि ये इस वाले में तुम पहुंच जाओगे। बस थोड़ा सा अपने दिमाग के चक्षु खुले रखना, प्रेशर मत करना कि जो तुम कि यार मुझे सार्क की कंट्री से याद आ जाए। तुम एलिमिनेट करने पे ध्यान रख लेना कि यार म्यांमार तो एशियन में आता है, यार म्यांमार तो इधर से चलता है। हम लोग कहते हैं कि म्यांमार के लिए एक वर्ड भी यूज करते हैं हम लोग कि म्यांमार हमारा एशियन के लिए एक गेटवे ऑफ एशियन है। ये हम लोग एशियन कंट्रीज के लिए गेटवे की तरह यूज करते हैं म्यांमार को। तो ये वाला पॉइंट जितनी तरह जल्दी याद आ जाएगा आपको, वो आप उसमें लगा पाओगे, ठीक है। ये जस्टिफाइड है। आगे चलते हैं। यस सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विच इज रिप्लेस्ड बाय 5 इन द पैसेज। अब मैं 5 दिखा देता हूँ आपको, 5 कहाँ पर है। दिस वाज ब्लेटेंट disregard to the advisory by the host 5 against it, by the host 5 against it, and in the violation of the norms of the meeting.
अब इस लाइन का मतलब क्या कह रहा है कि दिस वाज इन ब्लेटेंट, ये हुआ क्या यहाँ से मैं इस पैसेज में मतलब बताता हूँ कि यहाँ पाकिस्तान ने अपने हमारा कुछ एरिया इस पैसेज इंडिया का इस मीटिंग में जाके अपने उसमें अपने पार्ट में दिखा दिया था कि वो अभी आगे क्वेश्चन आएगा हमारे को कि ये कुछ एरिया अपने पार्ट में दिखा दिया था, तो हम लोगों ने कहा था कि ये सही तरीका नहीं है, हमें पहले से बताना चाहिए था। और इस तरह ये सेम टेबल पे डायलॉग की बात करने के तरीके नहीं है, यहाँ हार्मनी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं कि ये वाला दिस वाज अ ब्लेटेंट रिगार्ड टू द एडवाइजरी बाय द होस्ट अगेंस्ट इट। अब यहाँ पे एक मेन वर्ड है होस्ट, ठीक है। हम पे ऑप्शन क्या क्या है इस पॉइंट में, ऑप्शन है हम पे ये ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्लेस्ड बाय 5 इन द पैसेज। अब आप बताओ, एलिमिनेशन लगाना बस, कोई जरूरत नहीं है पैसेज की, तुमको इसमें कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। सब लोग पहुंच पा रहे हैं? पहुंच कैसे पा रहे हैं कि इसमें इसका आंसर है रशिया, ठीक है। अब रशिया हम लोगों के सार्क में आया था मेंबर, उसकी विजिटर की तरह या होस्ट करा था। वहां पे कौन कौन से नहीं हो सकते, सबसे पहला हम काट सकते हैं पाकिस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान की बात तो ऊपर चल ही रही थी, तो पाकिस्तान तो नहीं हो सकता कैसे भी करके। चाइना और जापान का सार्क से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो बचा ऑप्शन कौन सा, रशिया, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया? किस किसको आया, किस किसको नहीं आया, ये बताओ। यस सर, यस सर। बताओ बताओ, जिसको नहीं आया वो भी बोल के बताओ तो, क्योंकि मैं वो नहीं पढ़ पा रहा। क्योंकि चाइना और जापान का सार्क से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें नहीं भी आता होगा तो हम लोग एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान की बात हो नहीं रही, चाइना जापान का हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हम एट द एंड ऑफ द डे क्या जापान तो तब बिल्कुल ही नहीं हो सकता, चलो ठीक है, पाकिस्तान और जापान बिल्कुल नहीं हो सकते। ये दोनों बचे ऑप्शन। ये कौन है भाई जिसका माइक खुला हुआ है? म्यूट, ठीक है। ये चाइना और जापान, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, जापान और पाकिस्तान। कंफ्यूजन बच रहा है तो चाइना और रशिया में फंस सकता है। ये यहाँ तक पहुंच रहे हो, चाइना और रशिया तक? यस सर। ठीक है, तो ये दोनों तक पहुंच रहे हो। अब बात चल रही है कि कौन से सार्क में कौन आ सकता है। तो जब आप लोगों ने उस समय सार्क पढ़ा होता या सार्क करे होता तो आपको पता चलता कि इसमें रशिया का रोल है, आपको चाइना का उसमें कोई रोल नहीं है। तो आप इसमें बहुत आराम से आंसर लगा के आ जाते, रशिया इसका आंसर। मैं क्लियर हूं यहाँ पर कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन लगाना होगा। और आपने सार्क, यार इतना तो आसानी, जब सार्क सर पढ़ाते हैं आपको सार्क के बारे में कि सार्क की मीटिंग हुई और ये इसमें दिक्कतें हुई, तो उसमें सर ने कहीं ना कहीं एक 10-12 बार रशिया का नाम लिया होता। और जब 10-12 बार नाम लिया होता तो एक बार तो तुम्हारे दिमाग में रशिया चलता ना। और जब एक बार रशिया चल जाता तो तुम इस आंसर को लगाने में कितनी देर लग रही थी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? मैं देखो, पेपर को अगर बोझ मान के गए तो लग जाना है वहां पे, दिमाग का पूरा फ्यूज उड़ जाना है। बिल्कुल कुछ ऐसा लगेगा कि हाँ यार पूरा सरेंडर वाली फीलिंग आएगी। पेपर को डोमिनेट करना, आराम से जाके आराम से पेपर को रिस्पेक्ट देना, उससे रिस्पेक्ट लेना कि देखो भाई मैं भी आया हूँ, मुझे भी तरीके आते हैं कि कैसे सॉल्व होते हैं। क्योंकि तरीके पेपर के आंसर किसने बनाए हैं? एग्जामिनर ने बनाए हैं। एग्जामिनर भी क्या है, एक इंसान है, उसको भी पेपर सेट करना है, कुछ लॉजिकली पेपर सेट करना है। इसलिए उसने लॉजिकली वे में कि बच्चा आंसर तक पहुंचे। नहीं पहुंचाना हो तो वो इतने ऑड ऑप्शंस देना कि आपकी हालत खराब हो जाए। जगह का नाम पूछे बारीकी से, चुपके चुपके शहरों में कि ये वाला डिग्री लैटिट्यूड बता दो कितने हुए, उसे भी आपसे आंसर निकलवाना है। बस ये चीज ध्यान रखा करो कि एग्जामिनर भी आपसे आंसर चाहता है, उसे भी उसके क्वेश्चन फालतू हैं, उसके एसोसिएशन में बहुत मजाक उड़ेगा उसका कि एक ऐसा फालतू क्वेश्चन पूछ लिया। पर जहां जितना लॉजिकली और इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन उसने पूछा ना, उतने मजे आएंगे। तो क्वेश्चन वो टफ नहीं पूछने वाला, बस थोड़ी आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहा है। वहां पे आपसे कोई लेबर या फिर आपकी मेमोरी चेक थोड़ी ना हो रही है, वो आपकी इंटेलिजेंस चेक हो रही है। ध्यान रखना, मेमोरी का पेपर नहीं है ये, इंटेलिजेंस का पेपर है, ध्यान रखना। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन। हाँ भैया, ये क्वेश्चन दिखा पीछे। हाँ, इंडिया हैज नॉट एग्रीड टू अटेंड अ समिट hosted in Pakistan, but it remains an important promoter of process in which of the following years। भाई क्वेश्चन पढ़ के आंसर सबको मुझे लगता है कि आ जाना चाहिए। पूरा क्वेश्चन के ऑप्शंस आ गए हैं आपके? हाँ, ये लो आ गए, ठीक है। किस किस को आंसर आ गया ये वाला? अब आप इसमें सोचो कि मुझे टाइम लगना है, कहाँ टाइम लगना?
जैसी समझ में आई कि इंडिया ने सार्क की समिट मना कर दी थी। कब मना करी थी सार्क की समिट में अटेंड करने की? बताओ क्या हुआ था ऐसा जो सार्क की समिट पे अटेंड करने से मना कर दिया? अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक कब हुआ था? 19 नहीं सर 18। अरे वो फर्स्ट स्ट्राइक कब करी थी उन्होंने? 16 हैं? पठानकोट एयरबेस में घुस के जब तब से नहीं हो रही है। मोदी जी आए हैं, उनने सार्क की मीटिंग में अटेंड नहीं करी है। कब से दिक्कत आ रही है ये वाली? पर एयरबेस पे अटैक कब हुआ था पठानकोट पे? सर 2016। और उससे पहले क्या हुआ था? ceasefire violation। हमारी मीटिंग कब से अटेंड नहीं हो रही है एससीओ की, वो सार्क की? सर्च करो, गूगल पे सर्च करो कि लास्ट टाइम कब हम लोगों ने अटेंड करी थी सार्क की मीटिंग। और सार्क की मीटिंग में हमने क्या कहा था कि टेरर और ये साथ में नहीं चल सकते। पुलवामा अटैक 2016 आफ्टर उरी अटैक। ठीक है, तो क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा है आपसे? India has not agreed to attend a summit hosted in Pakistan, but it remains an important promoter of SAARC process. In which of the following year the SAARC leader summit was held lately? कब हुई थी फिर? 2014 सर। पहुंचे आंसर तक? और कितने लोग पहुंचे ये 2014 तक? और कितने पहुंच पाए, कौन से नहीं पहुंच पाए? 14। हाँ 14 कैसे भाई? 16 में कैंसिल हुई तो लास्ट 14 में ही अटेंड हुई होगी। हाँ, क्योंकि भाई 1890 तो नहीं, पुलवामा हो गया। पुलवामा के बाद हमने कहा नहीं करेंगे। पुलवामा कब हुआ था? 2016 में। उस साल सार्क की मीटिंग हो नहीं पाई थी तब तक। पुलवामा से पहले कौन सा ईयर बचा है? 2014। ये वाला लॉजिक किसी को आ रहा, किस को आ गया समझ में? यस आ गया समझ। पुलवामा से मना कर दिया था ना हमने यार कि मैं क्यों और ज्यादा सोचूं, मैं क्यों फंसूं इन सब चक्करों में? मुझे पता है ना 2016 में पुलवामा हो गया। और सबसे सेफ आंसर कौन सा है इसमें कि भाई पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद मीटिंग नहीं हुई। पुलवामा कब हुआ था? पुलवामा का टाइमिंग बताओ कि स्टार्टिंग में हुआ था, एंड में हुआ था? कौन सी तारीख को हुआ था पुलवामा? नवंबर में हुआ था। कब हुआ था? Sir, I think Pulwama was in 2019 and Pathankot strike was in January 16. सॉरी, पुलवामा 14 पे। हाँ, जो पठानकोट एयरबेस में कब घुसे थे वो लोग? Sir, January 2016. हाँ, जनवरी 2016। वो बहुत क्लियर है मन को कि जैन 2016 में वो लोग एयरबेस में घुसे थे हमारे। तब से हम लोगों ने मना किया था। और जैन 2016 में जब जैन में हमारा ये इंसिडेंस हो चुका है तो जैन में सार्क की मीटिंग तो हो नहीं सकती थी, उससे पहले हुई नहीं होगी। इसका आंसर एकदम से जैसे तुम लोग ये वाला पॉइंट याद कर लोगे ना, तुम्हारे माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आंसर ये है। ये वाले आंसर पे कौन कौन पहुंच गया? जैन फेब कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई भी हुआ हो। मुझे याद है कि मुझे इतना पता है कि ये ईयर के आधे से पहले हो चुका है। आधे से पहले हो चुका है, इट मींस कि ये मीटिंग 2016 से पहले हुई होगी। ये वाला आंसर सबको समझ में आया है? यस सर। यस सर। यस। सब लोग साथ चल रहे हैं ना हम लोग? मतलब किसी को ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स फीलिंग तो नहीं आ रही कि यार ये क्या बेकार का सिस्टम चल रहा है यार, ये ऐसे थोड़े ना होते, इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल तो नहीं लग रहा ना किसी को ये? बताओ भाई। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से याद रख लेना कि जब भी तुमको थोड़ा सा भी याद है कि 2016 में अटैक हुआ था तो वो उसमें मंथ वगैरह भी वेरी नहीं करते। बस तुम लोगों की एग्जामिनर भी इसीलिए ही इसने ऑप्शंस इस तरह के क्यों दिए हैं जिससे वो आपके दिमाग को टेस्ट कर पाए कि यार 2016 में अटैक हुआ था, इसलिए लास्ट 2014 में हुई थी। उसने 2015 क्यों नहीं दिया? अगर तुम लोगों को फंसाना चाहते तो 2015 भी दे देता।
पर वो अपने आप को फुलिश भी तो नहीं प्रूफ करना चाहता ना मास्टर कि यार बच्चों से अब आप वो ये सब चीजें भी याद करते रहे कि सार की मीटिंग करो। वो तुम्हारी बस इंटेलिजेंस जानना चाहता है कि यार ये पठानकोट एयर स्पेस पे हम लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा था। ये पहला इतना भयानक सा अटैक हुआ था कि एयरबेस पे अटैक कर दिया हमारे, तो इतना तुम लोगों को याद है, पूरी पिक्चर भी देख ली है, सब चीजें, तो तुम्हारे मन में होगा कि हाँ 2016 से पहले क्या बात है 2014, इसलिए उसने 2015 ऑप्शन में नहीं दिया। ये पॉइंट समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला बताओ भैया, कौन सी जगह दिखा दी थी पाकिस्तान ने अपने में? ये तो आप लोग भी बता दोगे, ये इशू आपके समय भी चला हुआ है और ये तब भी चल रहा था। जूनागढ़, ये बहुत जूनागढ़ दिखा दिया था उसने। और फिर आ जाओ दूसरी तरह से लौट के कि भाई किसी को बिल्कुल नहीं पता हो कि यार जूनागढ़ दिखा दिया था, तो अब उस चारों में से खत्म करना हो तो पेंगोंग सो, अभी प्रेजेंट नॉलेज से कैसे खत्म करोगे? पेंगोंग सो चाइना है, ये लिम्पू दरिया ये नेपाल वाली बात है, शायद स्काई चेन भी चाइना है। बचा कौन सा? पहुंच गए जूनागढ़ तक सब लोग? यस सर। चलो वापस आ जाओ यहाँ, जूनागढ़ हो गया घूमना हम लोगों का। अब अगला क्वेश्चन ये वाला है यूएई। ये पैसेज के बाद तुम लोगों को समझ में आया कि तुम्हें जीके करते समय, जीके क्या लीगल भी करते समय, तुम्हें किस तरीके से सिर्फ एक अप्रोच नहीं रखनी है। एक पहली अप्रोच से आ जाए आप, ठीक है भैया कि पहले अप्रोच से आ गया क्वेश्चन, उसने आपको ये ध्यान रखना हर क्वेश्चन के संग वैलिड होता है, पर 95% या 90% क्वेश्चन उसने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं। वो चाहता है कि आप पेपर में आओ और अपनी इंटेलिजेंस शो करो और आपको सेलेक्ट उठा लेगा वो। तो प्लीज पेपर को थोड़ा सा दिमाग में कामनेस रखना, ये मत घबराना कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं था, ये कैसे आ गया। नहीं, वो उसने दिया ही जानबूझ के इसलिए, वो सबके लिए दिया है उसने। और ये मत समझो कि पेपर लेंदी है। अब एक इशू बहुत फंस रहा है हम लोगों के संग, जिसमें आप लोग कहते हो कि यार पेपर लेंदी था सर, यार सर सीआर लेंदी था, ये लेंदी था। भाई स्मार्टनेस क्या कहती है इसमें, जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा, पेपर लेंदी होगा तो सबके लिए लेंदी होगा। पर पेपर लेंदी होने में ये नहीं कह रहे हैं कि लीगल में जिसकी 30 में से वो 40 में से 36 नंबर होंगे हम एनएलयू उसे ही देंगे। नहीं, वो कह रहे हैं 100 से ऊपर नंबर लाओ। जो पिछले तो कट ऑफ और नीचे चली गई थी, वो कहते हैं कि पेपर कितना भी आड़ा टेढ़ा दे दें, तुम स्मार्टली हमारे सबसे ज्यादा नंबर ले आओ उस पेपर में, जिस पेपर में जितने ज्यादा आ सकते हैं। कि अगर पेपर आसान है तो सबके 130 आ रहे हैं तो तुम 140 ले आओ, पेपर बहुत टफ है तो 70 नंबर आ रहे हैं तो तुम 80 ले आओ। तुम्हें वहां पे जाके पूरे करके आने का कोई मतलब नहीं है, वो वहां जाके तुम्हें जज करना पड़ेगा कि भाई लीगल में तो 8 में से 4 पैसे बहुत कठिन है। भाई वो सबके लिए कठिन है, वो सब तुमने भी तो पूरी साल मेहनत करी है, सबने पूरी साल मेहनत करी है, तो वो सबके लिए कठिन है यार। तो तुम्हें इस चीज को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। 37 मिनट का टारगेट भी इसलिए दिया है कि जिसने ये वाला, ये जो मैंने तरीका बताई बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, जो तरीका नहीं फॉलो होगा वो इस ट्रैप में फंसता है। क्या कि वो लीगल को ऐसे सजा के अटेम्प्ट करता है, उसके इससे कितने नंबर बढ़े, 3 या 4 नंबर बढ़ जाते हैं मैक्सिमम, और छूट कितने गए 20 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन, वो उसके साथ ब्लंडर हो जाता है, वो उसकी रैंक पीछे खींच देता है। और 15-20 क्वेश्चन तो छूटेंगे आखिरी के समय में, जब आप टाइम प्रेशर के अंदर, ये याद रखना कि वो जो आखिरी के 20 या 30 क्वेश्चन करोगे, जब आपको बताओगे अरे 15 मिनट बचे हैं और 40 क्वेश्चन बचे हैं, तो जो छूटेंगे अलग वो छूटेंगे, और जो आखिरी के अटेम्प्ट भी होंगे उनमें गलत होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपने टाइम की संग कर दिया। अब आपका दिमाग को उसने घंटी बजा दी और दिमाग में रैंडम भागना शुरू कर दिया है। तो प्लीज इस पॉइंट को ध्यान रख लेना कि ये टाइम लिमिट से काम नहीं किया तो वहां पे जाके पेपर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। समझे इस पॉइंट को? मैं क्यों कह रहा हूं कि लीगल में ज्यादा समय नहीं देना, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत मार्क्स खा रहा है। कि तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारे तो सिर्फ 15 छूट रहे हैं, 15 नहीं छूट रहे बेटा, जो तुम आखिरी के 20 मिनट में भी जल्दी कर रहे हो ना, उसमें भी गलत हो रहे हैं इसकी वजह से। और चेक कर लेना ये नहीं हो तो, कि वो प्रेशर कितना ज्यादा है तुम्हारे दिमाग में इस चीज का। ये पॉइंट क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। ये वैलिड पॉइंट है, ये कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं फर्जी कह रहा हूँ, ये वैलिड पॉइंट है। आप इसको अप्लाई करो, कल देखो तो आपको अंदर, आपको मार्क्स में कल थोड़ा टाइम में मैनेज करने में दिक्कत नहीं हुई तो आपके मार्क्स पूरा अटेंड भी होगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे उसमें। ठीक है, अगला पॉइंट, अगला ये सिस्टम, ये पैसेज पढ़ा है, पढ़ लिया लोगों ने, मैंने इतनी देर में बातें करी तो देर में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं मानता हूँ। ठीक है, ये किस किस का पैसेज है? ये यूएई इजराइल की डील हुई थी उसमें, और उसमें पैलेस्टीन के लिए क्या अपॉर्चुनिटी रही है क्या नहीं है, वो वाली बात करी हुई है। ठीक है ना,
अब हम इससे के क्वेश्चनों पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन आता है यहाँ पे आते 61 का, ये तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया पूरा, ठीक है। 61, the US is seen as a major role player in the peace deal between Israel and UAE. Which of the following, प्लीज ये अपनी आदतों में डाल लो, नेग्लिजेंट या नॉट जहां पे भी मिले उसे गोला बनाओ। ये बहुत अच्छी आदत है जिंदगी में, जितने एग्जाम दोगे उसके लिए, कि कभी तुम जल्दी जल्दी में पहला ही ऑप्शन तुम सही करके नहीं आ जाओ जल्दी, क्योंकि इसने नॉट पूछा है। रीजन फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस इन द डील। अब आप इसका आंसर बताओ, पढ़ो चारों ऑप्शन। आया कोई पहुंचा इसके आंसर तक? नॉट द रीजन पूछा है, ध्यान रखना। बताओ आंसर क्या है इसका? बी या डी में से लग रहा है। बी या फिर सी में से। सर डी आई गेस। तो बी जैसा लग रहा है। चलो अब आते हैं, सर ठीक है। अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। ये भाई क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन रिस्पेक्टेबल है, ये लाइंस भी लंबी लंबी लिखी है इसमें, हम इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे सकते हैं। जैसे जो जूनागढ़ वाले में जहां समय बचा लिया ना ऊपर वाले में हमने, वहां 25-30 सेकंड नहीं दिए, वहां जूनागढ़ देखते ही हमने टिक लगाया, ऑप्शन भरा, आगे बढ़ गए, ठीक है ना। अब इसको समय देते हैं, ये रिस्पेक्ट दे देते हैं थोड़ी सी। यूएस इज सीन एज अ मेजर रोल प्लेयर इन द पीस डील वाला ये क्वेश्चन पढ़ लिया। द डील ग्रांट्स आर डिप्लोमेटिक विन टू द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अहेड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ठीक है भाई, वो इजराइल, देखो यूएस में इजराइल लॉबी जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इजराइल लॉबी पावरफुल है, ये सबको पता है, जूइश वहां पे अच्छे खासे सिस्टम चलाते हैं, तो ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट में उनको फायदा देगा, तो ये ऑप्शन ठीक है। द एफर्ट्स ऑफ यूएसए टू ब्रिंग द वॉर इन अफगानिस्तान टू एन एंड हैव नॉट बीन अ सक्सेस येट। ये भी बात सही है। इसमें ये किसको गलत लग रहा था? बी ऑप्शन किसको गलत लग रहा था? लेकिन भैया उसमें फिर यूएई के साथ तो कोई ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा भाई, उसे अपने सेंट्रल एशिया में पकड़ ठीक करनी है, वो कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में वो सोच रहा था कि मैं अफगानिस्तान वाला मैटर निपटा लेता हूँ, फिर मेरे सेंट्रल एशिया में पकड़ ठीक हो जाएगी। और उसका सेंट्रल एशिया में एक दोस्त था खाली, कौन था? इजराइल। इजराइल के संग उसने उसकी यूएई की दोस्ती करा दी, जिसके संग उसकी लड़ाई रहती थी। किसका फायदा हो रहा है यहाँ पे आके? अब हो रहा है नहीं हो रहा यूएस का फायदा? हाँ जी ठीक है भैया। तब भी अगर इसको होल्ड पे डालना तो होल्ड पे डाल देते हैं इस ऑप्शन को, ठीक है। अगला, द एफर्ट्स ऑफ यूएसए टू ब्रिंग पीस बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टाइन हैव नॉट बीन सक्सेसफुल येट। ये बात ठीक है कि इजराइल और पैलेस्टीन के बीच के अभी रिलेशन ठीक नहीं करा पाया यूएसए, वो खराब चल रहे हैं। इस पॉइंट में गलत है किसी का? ठीक है, लास्ट पॉइंट पे आते हैं। द डील गिव्स अ सेंट्रल स्ट्रेटेजिक रूल टू यूएसए इन द मिडिल ईस्ट। ये वाला पॉइंट देखो, नॉट द रीजन, द डील गिव्स अ सेंट्रल स्ट्रेटेजिक रूल टू यूएसए इन मिडिल ईस्ट। अब इससे सेंट्रल स्ट्रेटेजिक उसको फायदा मिल सकता है, पर इसमें क्या है कि इसमें रूल की बात करी गई है कि सेंट्रल स्ट्रेटेजिक रूल मिल जाएगा यूएसए को मिडिल ईस्ट में, तो ये उसका फायदा नहीं था यूएस का। मेन चीज कि उससे इसको रूल नहीं मिलेगा, अभी भी पैलेस्टीन इशू चलता ही रहेगा, और ये सारी चीजें जो अदर नेशंस हैं जो यूएस के अपोजिट में, जैसे ईरान अपोजिट में है, तो वो कंटिन्यूस होते रहेंगे। तो ये वाला ऑप्शन तक कौन कौन पहुंच पाया? ये ऑप्शन टफ है इस ऑप्शन में। पर अगर ऐसे देखें सर, वो सी वाले ऑप्शन में अगर मतलब अगर पीस लाना होता तो नॉर्मलाइजेशन पीस को और डिटोरिएट नहीं करेगा? मैं देखो ना, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है। The US is seen as a major role player in the peace deal between Israel and USA. Which of the following is not the reason for the involvement of the US in the deal? US क्यों इन्वॉल्व होना चाहता था? US की मजबूरियां क्या क्या थी? रीजन? हाँ, पर सर मतलब अगर यूएस को अगर पीस लाना होता तो ये डील तो नहीं करवाता, मेरे को ऐसा लगता है सर, मतलब क्योंकि सिचुएशन फिर इजराइल और पैलेस्टीन में और खराब होंगे। नहीं, तो वो उस पैलेस्टीन के खराब होने से किसका नुकसान हो रहा है? यूएस का कहां से नुकसान हो रहा है पैलेस्टीन के खराब होने से? यूएई तो दोस्त बन गया ना। पैलेस्टीन के खराब होने से यूएई अगर दोस्त नहीं बनता, और सऊदी वगैरह ये सारे नेशन जो इजिप्ट वगैरह इजराइल के संग सबने संधि कर ली है, ठीक है ना। अगर ये लोग पैलेस्टीन की तभी भी इतनी ज्यादा हालत खराब है, अभी भी एयर स्ट्राइक चल रहे हैं,
पर फायदा किसका हुआ? यूएसए और इजराइल और यूएई की डील कराने का, यूएसए का, क्योंकि उसे पता है कि पैलेस्टीन में कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए, पैलेस्टीन इतू सा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इजराइल की पोजीशन स्ट्रॉन्ग करनी है। एट द एंड ऑफ द डे यूएस का मेन प्रॉब्लम जो है सेंट्रल एशिया में वो ईरान है। ईरान ने ही सऊदी के अंदर वो डर पैदा कर रखा है, और ईरान के लिए वहां पे जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना पाएगा वो उतना अच्छा हो पाएगा। समझ रहे हो? ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा समझ में आया तुमको? सर आई हाँ गेस यूएसए ने ट्राई नहीं किया होगा ना, क्योंकि उसको फर्क ही नहीं पड़ता पैलेस्टीन से, तो उसने पीस डील कराने की कोशिश ही क्यों करी होगी? हाँ, और वो नहीं, मतलब एफर्ट तो उसे ब्रिंग हैज नॉट बीन सक्सेस। अरे उसको फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? अगर वो इजराइल में शांति हो जाएगी तो वो इजराइल वाले लोग भी तो और जगह फोकस कर पाएंगे, और उनके पास क्या होगा? देखो इजराइल क्यों कोशिश कर रहा है यूएस इजराइल के साथ, कोशिश यूएस के साथ कर लेगा, करना चाहता है, क्यों? क्योंकि यार इजराइल के आसपास सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं तो बहुत कितना भी कुछ कर लो, तब भी अगर आपके मुस्लिम ब्रदरहुड में दिक्कत आती है तो आपके यहाँ सिविल डिसोबीडियंस होने के चांसेस ज्यादा है। आपके लोग आके कह सकते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, वहां के लोगों को दिक्कत हो रही है और फिर आप ऐसे कर रहे हो। ठीक है, इस पॉइंट को समझ पा रहे हो? सर मतलब आप जो बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है वो इसी बेसिस पे ना कि रोल की जगह रूल है। हाँ 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 हाँ। और यूएस का मतलब मजबूरी, चलो एक मिनट ब्रेक देना मेरे को, बेल बज रही है, कोई है नहीं है। सॉरी यार, मैं बीच में चला गया था, 2 मिनट का काम था। चलो, हाँ, तो ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया मैक्सिमम लोगों को? इससे आगे बढ़े हम लोग या फिर किसी को और इस पे थोड़ा सा डिस्कस करना है? सर हम्म। पर अगर यहाँ पे रोल होता फिर तो हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते, मतलब ये तो फिर उसका फिर भी नहीं करते यार, फिर भी नहीं करते, क्योंकि देखो दो तरह के ऑप्शन है यार। इन इन इसके अलावा अगर तुम्हें इससे बेस्ट ऑप्शन नॉट वाला कौन सा लग रहा है, ये बताओ। सी लग रहा है ना? हाँ तो यार हाँ, अफगानिस्तान वाला, ठीक है ना। अब ये दोनों पॉइंट पे हम लोगों को सोचना पड़ सकता है। अभी इन्हें आंसर डी दे दिया है। किसने दे दिया है? ये किस आप लोगों के, जिसने सर कंसोर्टियम। मतलब ऐसा बात है कि सर लास्ट ईयर भी ये जब क्वेश्चन आया था सर, मतलब ऑलमोस्ट सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बोल दिया था कि सर इसका रीजनिंग ही गलत है, हाँ मतलब हाँ हाँ कंट्रोवर्शियल है सर, मतलब इसमें शायद से डिड्यूस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस यार, मतलब। यूपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कहा 7 से 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं यूपीएससी में, जिसमें सब लोग कह रहे होते हैं नॉट, तो वो होता है साउथ आंसर देते हैं, वो लोग अपनी रीजनिंग निकालते हैं कोई रिसर्च पेपर को उठा के, या फिर इनने जिसने बनाया उसने सोचा ये बना देता हूँ और ये ऑप्शन रख दूंगा। डी रखा ही उसने ऑप्शन, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन क्यों रख दिया उसने? डी ऑप्शन इसलिए रखा उसने कि एंड तक, ऊपर तक बच्चा पढ़ेगा, एंड में ये वाला उसको थोड़ा सा गलत लगना चाहिए, बना दिया, पर ये जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है ना? तो हम इन जैसे क्वेश्चन को एक्सेप्शनल मानने चला करेंगे और इसको छोड़ दिया करेंगे। ठीक है ना? इनको छोड़ेंगे नहीं तब भी यार, बी और सी और डी में से तो कोई एक लगा सकते हो ना इस ऑप्शन में, तो 50% सेफेस्ट लगा सकते हैं मतलब। हाँ, सी और डी लगा सकते हो, दोनों में से कोई रिस्क लेके आना भाई। अगर ये क्वेश्चन पढ़ा है, इसमें समय स्पेंड करा है, तो उस क्वेश्चन पे रिस्क ले आना। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन ये वाला, इसको तो आंसर ही दिख गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन to the state of Palestine in the peace deal between UAE and Israel?
पहला वाला ऑप्शन पढ़ते ही गलत हो गया होगा, पहला गलत कर लिया। Yes, sir. This can be an opportunity for Palestine to establish diplomatic relations with Israel. बहुत हाइपरबोलिक बात हो गई कि यूएई और इजराइल के मतलब क्या मतलब है, वो लोग तो कैसे भी करके नहीं मान रहे। दूसरा पॉइंट भी गलत हो गया। The deal marks both win and setback for the Israel-Palestine relationship. कैसे कि चलो एक मुस्लिम नेशन से दोस्ती हो गई, अब सेटबैक क्या है कि जो पैलेस्टीन का इंडिपेंडेंट नेशन वाला कॉज था वो डिफीट हो गया इसमें, ठीक है। अब पीस ट्रीटी वुड आल्सो साइंड बिटवीन इजराइल और पैलेस्टीन, ये तो गलती है, ठीक है। अब आपने अगर तीन एलिमिनेट, ये तीन तो एलिमिनेट कर पा रहे हो ना, ये वाला एलिमिनेट कर दिया, ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट, बचा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। ये लगा पा रहे हो? ये सब लोग इस पे आ पा रहे हो? Yes, yes. आ रहे हो? किसी को डाउट हो रहा है इस पॉइंट पे कि तीन हम लोगों ने काट दिए, भला ही अगर तुम लोगों को सी वाला ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा है तब भी तो बाकी तीन तो प्रॉपर गलत है। इस पॉइंट पे आ गए तुम लोग? जल्दी बताओ। हाँ सर। ठीक है, अगला पॉइंट ये रहा, अगला क्वेश्चन पढ़ो। ये रहा डी। Which of the following is not the direct impact of peace deal in Middle East region? The deal smoothens the UAE international campaign to be cited as a beacon tolerance in the Middle East. इसने not पूछा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है। कौन सा? नॉट द डायरेक्ट इम्पैक्ट, ठीक है। ये किसको समझ में आ गया? पढ़ो, जल्दी पढ़ो। कितने लोगों को आ गया ये वाला पॉइंट समझ में कि ये पहले तीनों पॉइंट ठीक है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है ये तीनों। और चौथा क्या है? एक बहुत ही ज्यादा सोची समझी और ऐसे मनगढ़ंत कहानी वाली बात कि इट द डील मार्क्स अ हिस्टोरिक डे एंड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड पीस इन मिडिल ईस्ट। ये पॉइंट समझ में आया? ये क्वेश्चन आ गया समझ में सबको? यस सर। ठीक है, हम इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है, इसमें तुम अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो मुझे एक बार बताओ, फिर मैं उसको और क्लियर करता हूँ। ये लास्ट मौका है। थोड़ा सा हो रहा है सर, मतलब जब नॉर्मलाइज होगा तो ऑब्वियसली पीसफुल वे में ही मिडिल ईस्ट ग्रो करेगा। हाँ, तो कौन से वाले कंफ्यूजन में हो रहा है सर? मतलब डी, मतलब क्यों नहीं होना चाहिए डायरेक्ट इम्पैक्ट, वो मैं बोल रहा हूं। अरे ये द डी मार्क्स अ हिस्टोरिक डे एंड अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड द पीस इन मिडिल डे। ये डायरेक्ट मिडिल ईस्ट रीजन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है, तो फिर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट। अच्छा हाँ, पता ना इसके। और फिर इसके बाद ये वाला पॉइंट में भी यहाँ डाउट, ये वाला डाउट आ जाए तो अगली लाइन क्या सोचनी है, तो फिर कौन सा होगा? तुम पहले तीन में से किसी को नेग्लेक्ट कर पाओगे? नहीं सर। बात करो यार, डबल कंफर्मेशन मिलता है इस चीज से कि पहले पॉइंट पे हमने देखा कि यार ये वाला नहीं हो सकता, तो फिर हम पहले सोचना पड़ता है कि यार फिर तीनों में से किसी को कम हटा सकता हूँ कि नहीं यार वो तीन नहीं हट सकते, यही में कंफ्यूजन है थोड़ा, तो फिर आंसर लगाना ही है। सर ये बी ऑप्शन थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेटेड नहीं है एज अ लीडर इन अ रीजनल पावर डायनामिक्स? नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट करना है सर लीडर as a नहीं, UAE as a leader in a UAE power dynamics among neighboring Gulf states as a leader। कैसे कि अब UAE से बड़ा देश कौन से हैं वहां पे और जिनके पास सऊदी हाँ, सऊदी और ईरान से तो कोई मतलब नहीं हो रहा, ठीक है ना। ईरान पे कोई बात नहीं आ रही। सऊदी पे जैसे ही आओ ना तो सऊदी की टेंशन लेना बंद कर दिया करो, क्योंकि सऊदी किसका दोस्त है? प्लीज, मतलब तुम लोग सिस्टम समझो। सऊदी ने कब पहले इजराइल से लड़ाई करी? मतलब कोई है किसी के मन में ऐसी चीज कि सऊदी ने इजराइल से लड़ाई करी? कभी किसी के दिमाग में कुछ ऐसा इंस्टेंस है? वो अरब इंतिफाडा है ना सर। बिफोर 1948 में वो अरब इंतिफाडा, वो बहुत पुरानी बात हो गई, ये अभी की बात चल रही है, इसमें नहीं है। नो बहुत क्लियर है ये चीज, पॉइंट क्लियर है। इसमें भी जैसी देखो यार, माइंड को सिंपल रख के चलना।
जब सिंपली आप इस पॉइंट को पढ़ोगे, जैसे अभी हम क्रिटिकली सोचने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे, पर जैसे हमने सिंपली क्वेश्चन को पढ़ा, अच्छा ठीक है यूएई ने संधि कर ली, मतलब अब यूएई कह सकता है कि देखो भैया मैंने तो संधि कर ली, अब तुम लोग भी कर लो साथ में संधि, तो वो भी आगे बढ़ जाएगा। अब तीसरी भी नेतान्याहू वाला पॉइंट सही है। चौथा वाला क्या, डील मार्क्स द हिस्टोरिकल डे अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड पीस इन मिडिल ईस्ट। ये एक इस लाइक एग्जैगरेट करी हुई लाइन है कि अभी यूएई ने शुरू किया है यार अभी सिस्टम, तो ये हिस्टोरिकल डे नहीं हुआ है या फिर मिडिल ईस्ट में कोई इतनी बड़ी अब वो चीज नहीं हुई है। ठीक है, इस पॉइंट से आगे बढ़े। यस सर, ठीक है ना यार, इंटेलिजेंट गैस है इसमें, मतलब इंटेलिजेंट गैसेस एंड गैस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ आपको जो क्वेश्चन में फंसोगे उसमें इस तरह से यूज करना है, जो तुम्हारे जहां 0 नंबर आ रहे थे वहां 1 नंबर आने के चांसेस हैं। समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट बताओ। हाँ बोलो बोलो। सऊदी वाला पॉइंट, सऊदी वाला पॉइंट ये था कि यार सऊदी अरेबिया क्यों नहीं कर सकता लीडर, या और कोई लीडर क्यों नहीं बनना चाहता। यूएई अपोजिट में था। सऊदी अरेबिया वैसे भी इजराइल के संग अभी वो फॉर्मल टॉक नहीं दिखा रहा है, क्योंकि उसके वहां के जो रहने वाले मुस्लिम्स लोग हैं वो अपोज करेंगे, वरना सऊदी का भी कोई ऑफेंसिव नहीं है, क्योंकि उसके भी इंटरेस्ट यूएस के संग है। क्योंकि वहां पे अभी सबसे ज्यादा सब लोगों को दिक्कत जिससे है ना, वो है ईरान से। वहां के लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है ईरान से, क्योंकि ईरान अपना अलग से सिस्टम चाहता है। ठीक है ना, तो सऊदी वाले, यूएस और सऊदी एक संग है, और इजराइल और सऊदी, इजराइल और यूएस एक संग है, तो वो ट्रायंगल बन रहा है, कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, अगला पॉइंट, द पीस डील बिटवीन Israel and UAE can also be seen as a great opportunity for India in the Middle East region. Which of the following is not? Negation ध्यान रखना हमेशा, negation नहीं ध्यान रखोगे तो पहला ऑप्शन टिक करके जल्दी आगे निकल जाओगे। It's not related to the strategic goal of India and Middle East. ठीक है, आंसर बताओ। Sir, option D is not visible. None of the above है वो। सर क्या? सी, मैक्सिमम लोग सी है। क्यों क्यों कैसे है? इंडिया शुड रिवैम्प, क्वेश्चन में क्या पूछा है? द पीस डील हो गई है भैया इजराइल और यूएई के बीच में, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इंडिया के बीच में। इंडिया, which of the following is not related to strategic goal of India in Middle East? Strategic goal of India Middle East में क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? India should revamp its defense and security relationship with UAE, सही बात है। India should move fast to capture the extended neighborhood market before it comes under the influence of China, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया सोच ही रहा है। India should ensure space for Iran in any further security deal in this region, ये कभी करते हुए सुना आपने? कितना एक्सिग्रेटेड पॉइंट है कि कितना मन कही बात है कि यार ये कर ले इंडिया। ये वाला पॉइंट पढ़ के अजीब सा लगा, नहीं लगा सबको? किसको डाउट आ रहा है इस पॉइंट पे? भैया एक बारी बी वाला दोबारा बता दो। बी वाला दोबारा बता दो। इंडिया शुड मूव फास्ट टू कैप्चर द एक्सटेंडेड नेबरहुड मार्केट बिफोर इट कम्स इन द अंडर। ये भाई ये इंडिया है, ये चाइना है, और ये वाला एरिया की बात चल रही है। ये वाले एरिया में जैसे यूएई की डील शुरू हुई, ये यहाँ पे कोई काम क्यों नहीं करना चाह रहा था? क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम था वो बिगड़ा हुआ था, मतलब डिस्टर्बेंस ज्यादा था, तो कोई वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। अब यहाँ पे धीरे धीरे इजराइल और यूएई की डील हो गई है, धीरे धीरे लोगों को उम्मीद है कि सबकी डील हो जाएगी। अब तो हमें पता चल गया इजिप्ट वगैरह की, जॉर्डन वगैरह की सबकी डील हो चुकी है, तो ये धीरे धीरे वहां पे स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और मार्केट बहुत अच्छा है यहाँ पे लोगों का, हम लोग अपने एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि इंडिया को क्या करना चाहिए, अपना मार्केट यहाँ पर बढ़ाना चाहिए, कैसे भी करके जल्दी से जल्दी डील करके, जिससे उससे पहले चाइना ना पहुंच जाए, चाइना से पहले। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी भैया, अब क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हाँ भाई बताओ जरा इसका, विच इज करेक्ट? आगे टफ क्वेश्चन। Which of the following is correct? Israel does not have constitution.
Israel constitution is like ordinary law. There is no constitution but a basic law. Israel has a constitution of 1967. भाई ये है क्वेश्चन टफ। अब जिसने पढ़ रखा, मैं ये नहीं कह रहा जिसने पढ़ रखा उसको तो पता ही है कि ऑप्शन सी है, पर भाई नहीं पता है जिसने नहीं पढ़ा है और जो उसमें इंटेलिजेंट गेस की बात कर रहा है और बिल्कुल उसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इस जैसे क्वेश्चंस को आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं होता आई गेस इसमें एक क्लू ये हो सकता है कि इजराइल एग्जिस्टेंस में अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया, तो 50 के आसपास मोस्ट प्रोबेबली बना होगा, मतलब ऐसा सोचा जा सकता है। पर ये कैसे बताओगे ना, इजराइल डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। अब इजराइल का कॉन्स्टिट्यूशन है ये अगर नहीं पता है तो पहला ऑप्शन सही कैसे नहीं है, मतलब करेक्ट पूछा है ना, तो इजराइल डज नॉट हैव कॉन्स्टिट्यूशन। अब इजराइल कॉन्स्टिट्यूशन इज लाइक ऑर्डिनरी लॉ, ये कैसे कंफर्म करोगे? कोई बता पाएगा इसको? बी वाले ऑप्शन को क्लियर कर पाएगा कोई? जल्दी बताओ। Sir, ordinary law is not constitution, so मतलब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि मतलब आप कहीं ना कहीं से रीजनिंग पहुंच जाओगे, पर ये उस समय जिस समय पेपर दे रहे होगे उस मेंटल स्टेट में इस जैसा क्वेश्चन अगर आ जाए आपको और आपको लग रहा हो कि चारों ऑप्शन ऐसे वाले हैं कि एकदम से एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में ज्यादा समय मत वेस्ट करना, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, ये वाला पॉइंट, ये वाला क्लियर हो गया 65 सबको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। इस समय में अगर ये वाला क्वेश्चन एक बार में कोई नहीं लगा पाओ ना, तो प्लीज इस पे समय मत खराब करना, इसमें आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। फिर ये 66, फिर 66 है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, इजराइल इज अ theocratic Jewish state but it follows legal pluralism according to it has, ये आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता। ऑप्शन तो दिख ही गया है, पर इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन? सी तक पहुंचने में किसी को कोई दिक्कत? Jewish court has to decide cases for all religion, भाई लीगल प्लूरलिज्म की बात करी गई है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। सेक्युलर कोर्ट विल अप्लाई यूनिफॉर्म सिविल कोड। लीगल प्लूरलिज्म, प्लूरलिज्म मतलब सबको अपनी अपनी फॉलो करने दिया जाएगा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी गलत हो गया। ईच रिलीजियस कम्युनिटी हैज इट्स ओन रिलीजियस कोड टू डील विद पर्सनल लॉ, यही इसकी सिंपल लीगल लैंग्वेज में बात है। नो डिस्टिंक्शन बिटवीन पर्सनल लॉ और पब्लिक लॉ, ये गलत हो गया, पब्लिक लॉ अलग होता है, पर्सनल लॉ अलग होता है। ये वाला पॉइंट सबको क्लियर हुआ? जल्दी बोलो। Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब हम एक पैसेज की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें सबको एक एक सेकंड, ये रिसेंट का पैसेज है, सबको 5 से 10 सेकंड मिलेंगे और फिर हमें सेशन एंड करके, आपको 2 घंटे का सेशन हो चुका है, हमें और भी पढ़ना है आगे, तो कोशिश करते हैं कि 2 घंटे का या पौने 2 घंटे का जितनी देर का हुआ है, हम लोग एक पैसेज मैं नीचे लाऊंगा, उसमें आपको जल्दी से जल्दी आंसर दिखाने हैं और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करना है, और उसमें देखना है कि तुम लोगों का याद कितना है और इंटेलिजेंट गैस कितना काम आता है, ठीक है। यहाँ से शुरू हुआ वो पैसेज, ये यूएस पेरिस क्लाइमेट का पैसेज है, ठीक है, ये पैसेज है, पर मुझे लगता नहीं है कि मैं तुमको पैसेज पढ़ने की वो दूं, तो मुझे तुमको सीधे क्वेश्चन दे रहा हूं। पढ़ो भाई, पहले का आंसर बताओ जल्दी। माइक पे बोल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोलो यार, जो Option B. ऑप्शन बी। Option B. 2 डिग्री सेल्सियस। हाँ, ये 2 गलत होगा इसमें सीधे सीधे, ये और दे बात, ये तो टर्म सुने हुए हैं, पर क्या ऑफिशियली सुना है हमने कि भाई 2 डिग्री से कम करना पड़ेगा, 1.5 डिग्री से कम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है। Yes, sir. अगला क्वेश्चन, आगे, ठीक है, अगला क्वेश्चन जल्दी। China. चाइना। China. ठीक है, अब इसमें एलिमिनेशन कैसे लगाना है? यूएस इज सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, अब 2 बड़ी इकोनॉमीज हैं यूएस और चाइना,
सबसे सारे ही कट जाएंगे, इंडिया, यूएस और चाइना। हमें पता है ये दोनों तो कट गए, रशिया और यूके। अगर कंफ्यूजन होता है इंडिया और चाइना के बीच में, तब भी हमें पता है चाइना हमसे ज्यादा वो करता है पॉल्यूशन, तो चाइना ऑप्शन हो गया। थर्ड देखो, ये बताओ क्या ऑप्शन है इसका? आर्टिकल 25। हाँ भाई देखो, दो ऑप्शन पहले काट देता हूँ, ये दोनों आर्टिकल तो नहीं सुने, क्योंकि 20s में था आर्टिकल 5 और 8 में से कंफ्यूजन हो सकता है। अब आंसर बताओ कौन सा? 28 आगे पहुंच गए सब लोग कि कौन सा आर्टिकल है? 28 आर्टिकल। ये यहाँ पे आपके आएगी थोड़ी, देखो ये 50% ऑप्शन तक तो मैंने पहुंचा दिया। 50% चांसेस सही होगा सही होने के तुम्हारे, और 25% चांसेस हैं गलत होने के। मतलब एक नंबर मिलेगा सही हुआ और 25.25 कटेंगे यहाँ तक लाने के बाद मेरे। अब तुम लोगों को याद रखना है कि यार 25 था 28 था, और जब तुम याद रख लोगे तो 28 तो याद आ जाएगा। मुझे लगता है कि जिसने एक बार भी इसे रिवाइज करा है वो यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना? इससे टफ क्वेश्चन नहीं आने हैं। अगला क्वेश्चन, भाई पढ़ो ये वाला, क्या है आंसर इसका? 4th का बताओ। सबसे पहला काम नॉट ट्रू। सर ऑप्शन सी। सर सी, ऑप्शन सी। सो डी सर। हाँ, अब हम आते हैं कॉन्सेंसस पे कि ए और बी तो किसी को नहीं लग रहा ना, ठीक है? ए और बी किसी को नहीं लग रहा, क्योंकि ये सब फालतू की बातें लिखी हुई है इसमें, ठीक है? अब आया सी, एज अ पार्ट ऑफ इट्स कमिटमेंट टू द पेरिस एग्रीमेंट द यूनाइटेड स्टेट हैज प्रॉमिस्ड to remove its emission by 26% to 28% by 2025 from 2005 level is one of the reason for leaving Paris agreement। ये तो ठीक है ना, मतलब ये दोनों भी ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। गलत कौन सा है? ये वाला, डी वाला। सी जो लोग सी बोल रहे थे वो इसमें क्या दिक्कत आ रही थी उसमें उन लोगों को? फिर सी में ये रिड्यूस होके 26 ये सर रिड्यूस 26% टू 28%, ये तो इंक्रीज हो गया ना। क्या रिड्यूस करना है, क्यों बोला है? as a part of its commitment to the Paris Agreement, the United States has promised to reduce its emission by 26 to 28% by the year of 2025 from 2005 levels in one of the reason for the living। इसमें क्या मतलब बताओ मुझे, कौन एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या दिक्कत है इसमें? फिर वो रिड्यूस करने की बोल रहा है, तो ये 2% बढ़ रहा है यहाँ पे। So I guess ये रेंज का बात कर रहा है। 26 to 28। कौन समझाएगा इस पॉइंट को? It's a range I guess। हाँ सर इसमें बोला है वो 26 से कम करना है, यानी 54 रहा होगा 28 तक ले जाना है। हाँ सही बात है। ये वाली बात किसको समझ में आ गई? एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो। ये बोल रहा है कि 54% रहा है इसका पॉल्यूशन, 26 से रिड्यूस करेंगे तो 28% पे लेकर आना है। हाँ ठीक है, ध्यान से नहीं पढ़ा था। कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर डी पे कंसेंसस आ गया सबका। चलें आगे। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पढ़ो उसे। पेरिस एग्रीमेंट तो फिर 2014 है ना? 15। ये आ गया। इस पॉइंट पे पढ़ो, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बता दो फटाफट से ना। पेस्टिसाइड मटेरियल छूटते कैंसिल हो जाएंगे। और वो हम लोगों ने नहीं करा था ऊपर अभी एक क्वेश्चन ऐसा जिसमें वो फुल फॉर्म में ही आंसर पता चल गया था कि ये फालतू की सारी चीजें लिखी हुई है इसमें, एडवांस और ये सब करके, जो उसकी फुल फॉर्म थी किसी एक मिसाइल की किसी चीज की, वो वाला सिस्टम है ये। तो इसमें तुरंत आंसर भी आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आने हैं। इंटेलिजेंट गेस यूज करना, नहीं भी पढ़ के उस टॉपिक को नहीं पढ़ा होगा तुमने तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? ओके, अब आप बताओ, यहाँ पे हम लोग इस आंसर को पैसेज वाले को डन करते हैं। अब क्या क्या कोई प्रॉब्लम्स रह गई हैं तो हम हार्डली 10 मिनट सॉल्व लेंगे, जिससे सिस्टम कर लेंगे, ठीक है? वो ये आ गए यहाँ पे, बहुत देर से मिस कर रहा था सिस्टम को।
सर वो टाइमिंग पे फिर से, अगर सर लीगल में मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, आपने बोला है कि 37 मिनट्स, सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर पूरा लीगल एक ही बार में अटेम्प्ट करने की कोशिश किया, विच इज लाइक 8 पैसेजेस, तो ज्यादा एग्जॉशन हो रहा है। सो अगर हम लोग उसी को अलग अप्रोच से 4 पैसेजेस एंड देन कुछ अलग करके फिर 4 पैसेजेस करें, वो यार पेपर में नहीं यार ऐसा नहीं होता। रिफ्रेशमेंट का टाइम कहाँ है पेपर में तुम्हारे पास? सर रिफ्रेशमेंट का टाइम है, पर अलग पे थोड़ा अलग चीज करूंगा तो आई गेस फिर आऊंगा तब ऐसा कुछ होगा। ये नहीं, ऐसा नहीं होगा अंशुमन, मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ फर्क पड़ेगा। मतलब हम तो जीके का पेपर देते हैं, 100 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 100 के 100 एक गो में लगाते हैं। हमारा काम क्या होता है कि पहले सिंपल हमें 100 क्वेश्चन करने होते हैं यूपीएससी में। बताऊं 100 क्वेश्चन में सबका सिंपल हिसाब है कि 1 घंटा 10 मिनट, 2 घंटे का पेपर है, 1 घंटा 10 मिनट में 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट होके सेकंड राउंड पे आना होता है। सेकंड राउंड पे आने का मतलब क्या होता है, जो क्वेश्चन आपने कंफ्यूजन की वजह से छोड़ रखे हैं और उन पे टिक लगाना और फिर उन्हें कंफर्म करके भरना। आखिरी के 15 मिनट हम लोग ऐसे बैठे होते हैं कि अरे क्या करें, हम कैसे करें, क्योंकि जितना आता था उतना हो गया। आखिरी के 15 मिनट में हमने कसम खा रखी होती है कि भाई एक भी फालतू का ऑप्शन नहीं भरेंगे, क्योंकि हमने 100 में से 90 तो क्वेश्चन भर दिए होते हैं और 90 के 90 सही नहीं होते। हमें 67 to 68 ठीक करने होते हैं, बाकी गलत हो जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें कट ऑफ क्लियर करनी होती है। तुम लोगों का सिस्टम भी सेम यही है। तुम लोग लीगल को एक बार में अटेम्प्ट करो। ये तुम जंपिंग ऑफ द सेक्शन में तुम बीच बीच में सेक्शन काट काट के करोगे। एक बार लीगल पढ़ना शुरू करो, जैसे मैथ्स कर रहे हो तो कैलकुलेटिव माइंड हो रखा है, एक बार कैलकुलेशन कर ली तुम्हारी बात है। हम इंग्लिश कर रहे हो, इंग्लिश में माइंड हो रखा है कि ऊपर नीचे से रिलेटिव आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आप लगा दे रहे हो। सेम विद लीगल है कि लीगल में लीगल की तरह माइंड चल रहा होगा, उसको आप स्पीड से करो। और अगर आपने जंपिंग करा तो आप टाइम का मैनेजमेंट नहीं रख पाओगे अंशुमन, और पेपर छूट जाएगा। अगर आपका नहीं छूट रहा है, और मैं ये नहीं कहता कि यही सही तरीका है, अगर आपके तरीके से आपका पेपर नहीं छूट रहा है तो आप कंटिन्यू करो, अगर छूट रहा है तो आपको वो पेपर करना पड़ेगा। समझे? और कोई डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। सर आप आ गए, मैं इंट्रूडर हूँ, क्लास में इंट्रूडर करता हूँ। हेलो हेलो सर, कैसा रहा आप सबका सेशन? नमस्ते सर। हेलो सर। हेलो सर। सर नाइस, वेरी गुड, मान के चलता हूँ रियली नाइस। तुम लोगों के ज्ञान चक्षु खुल गए होंगे, यस सर। है ना? यस सर। वेरी गुड। अभी थोड़ा सा एम्पावर्ड फील हो रहा है? यस सर, इंटेलिजेंट गैस और अच्छे से लगाने आया। पॉइंट समझो ना, वो आकाश सर जो पॉइंट समझा रहे हैं ना वो बहुत जरूरी है। वो पॉइंट क्या है कि वो जो अभी जैसे फुल फॉर्म में समझा रहे थे एमिजन वाले में, तो द पॉइंट इज कि उस सवाल के जवाब में ही जवाब है, और तुम लोग बहुत पढ़ के बैठे हो बेटा, बहुत पढ़ के, समझ रहे हो, बहुत पढ़ के बैठे हो। जो 2 4 6 8 टॉपिक बचे हैं हमारे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 टॉपिक होंगे जो बचे होंगे, वो हम लोग कर लेंगे। और तुम्हारे पेपर में कोई भी ऐसा डेटा नहीं आ रहा है जो तुमको परेशान करने के लिए आए। हाँ, वो डेटा अभी तुम्हारे पेपर में आ रहा है क्योंकि वो तुम मॉक दे रहे हो। जब तुम पेपर दोगे तो वैसा डेटा नहीं आएगा, समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ऑल्दो बस देयर इज ओनली वन थिंग कि तुमको बस अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। तो वही चीज थोड़ा टेंशन होती है कि मॉक में तो जीके अजीब सी आ रही है, तो फाइनल डे पे कैसे होगा? इफ इट्स सिमिलर टू मॉक तो इट विल स्क्रू अप एवरीथिंग। मॉक में उनको बताओ ना, वो कितने एक क्लेट का पेपर बनाने में फैकल्टी लगते हैं, तुम क्या लीगल एज और क्लेट करियर को डुबाओगे क्या? उनको हर बार इतना अच्छा पेपर बनाने में कितना खर्चा हो जाएगा? और मैंने दोनों इंटेलिजेंट गैस में करा ही क्या है, मैंने सिर्फ क्लेट का पेपर ही सॉल्व कराया, जिससे तुमको असलियत थोड़ी सी वाकिफ हो कि वो लोग तुमको जीके अजीब से पूछ के अपने आप को पागल थोड़े ना साबित करेंगे कि नहीं यार ये लोग तो बड़े अजीब लोग हैं, इन लोगों को क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं करवाने थे, पेपर ही क्यों दिया। 2 4 बच्चे पेपर फाड़ देंगे। अगर वो लीगल एज वाला पेपर आ गया ना तो लोगों को लगेगा लाओ। And there is one more thing very much important. There are 2 types of exam in this country. A, to basically select people. Second one, to reject people. Those exams which are meant to reject people can be what we can say idiotic, can ask some question which do not have rationality over there. But those papers which are basically meant to select you, na, they will not ask idiotic or irrational question because they want to select you. And in this stage of life, when they want you to take into a university, they want to select you.
आप समझ रहे हैं? तो जब उन्हें तुम्हें सेलेक्ट करना है तो वो चाहेंगे कि अच्छा पढ़ा लिखा बच्चा पेपर देके आगे आए। ए बी, तुम एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो, मैंने तुम्हें उस दिन भी समझाया था, एग्जामिनर के मन में होता है कि तुम जवाब निकालो, नहीं समझे? एग्जामिनर के मन में कभी नहीं होता कि जा अब मैं देखता हूँ तो जवाब कहां से निकालेगा। जब मैं भी पेपर बनाता हूँ तो मेरे मन में होता है कि बच्चा प्लीज जवाब ढूंढ ले यार, और वो चाहता है कि तुम ढूंढो। हाँ, बस तुमको परोस के थाली में नहीं देगा, तुमको रास्ता निकालना पड़ता है वहां तक का। वही कंपटीशन है, वही कंपटीशन है जिसका माइंडसेट काम कर गया, वो कंपटीशन है। जो यहाँ से गया वो गया। समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है बाकी सब? यस सर। है ना? बहुत जरूरी है गुरु ये समझना। मैं फिर बता रहा हूँ, सारा गेम यहाँ का है, और आकाश ने आज सिखाया है तुमको। मुझे कल के मॉक में या फिर परसों जब भी हम मॉक लेते हैं, मुझको रिजल्ट चाहिए। नहीं, मेरे पास महात्मा गांधी वाला हथियार है, मैं नहीं खाने वाला खाना। भूख हड़ताल कर लूंगा मैं, सिविल डिसोबीडियंस। समझ में आ रहा है? तो कल मिनिमम ये तो नहीं होना चाहिए कि जो हम लोगों ने कितनी मैथ्स लगाई है, देख रहे हो आप, कितनी मैथ्स की प्रैक्टिस कर ली हो गई यहाँ पे हम लोगों ने। ये देखो नीचे तक, यहाँ तक है। आपने ये भी समझा दिया कि ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। हाँ, ज्यादा अटेम्प्ट करने करने पड़ेंगे। सोच रहा है कि 90-100 अटेम्प्ट पे हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। नहीं होगा यार, सेलेक्ट तो मैंने आपको बताया ना कि पहले ही बता दिया, क्लियर कर दिया कि जब पूरा पेपर अटेम्प्ट करके जब आओगे ना दोबारा, जब तुमको पता हो कि मैंने तो 10-15 ही छोड़े, तो तुम मत लो जबरदस्ती का रिस्क। पर जिसने 70-80 करे उसके पास तो मजबूरी है ना तुम में से इंटेलिजेंट गैस से उसे 130 तक पहुंचाने की, तो वो करना पड़ेगा यार कैसे भी करके। वो तो तुम अगर तुम 125-30 पहुंच गए हो तो खत्म करो आराम से, 100 बगल वाले को पोक करो, कैसे चल रहा है पेपर तेरा। समझ रहे हो? तो पॉइंट बस इतना याद रख लेना, और एक चीज और वेरीफाई कर लेना कि जो तुम लोग पढ़ के गए हो, तुमने पूरी साल मेहनत करी है, तुम लोग जेन्युइनली, जिसको पता हो, आप जिसने 10 दिन पहले या 5 दिन पहले पढ़ना शुरू किया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, तो 1-2 साल से मेहनत कर रहे हैं, तुम लोगों ने मेहनत करी है। अगर पेपर टफ आया तो वो सबके लिए टफ है, उसमें तुम पैनिक मत होना। उसमें तुम जो ब्राउनी पॉइंट्स इकट्ठे कर पाओ, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स तोड़ पाओ, तोड़ लेना और आगे बढ़ जाना, वो तुम्हारे अच्छे मार्क्स ला देगा। एंड फाइनली पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, paper is a test of a student at the exam point, not of hundreds of student combined. जब तुम वो टेस्ट देते हो, वो तुम्हारा टेस्ट होता है कि तुम मैक्सिमम कितना कर सकते हो, because this is how a competitive exam meant to be. So मैं फिर कह रहा हूँ, अपने आप को स्ट्रेच करते चलो, जितने क्वेश्चन आए करते चलो, चाहे पेपर टफ हो इजी, तुम मैक्सिमम 140 कर सकते हो तो इजी हो जाएगा। अगर तुम मैक्सिमम कर पा रहे हो 110 तो पेपर टफ है, पर तुम तो मैक्सिमम तक पहुंचो। Are you getting it? Are you getting it, पिकलू? तुम लोग समझ रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। चलो आकाश कंटिन्यू। सॉरी यार, मेरे को ऐसा नहीं, मेरा भी डन हो गया आज, तो हम लोग यहीं डन करते हैं इस चीज को। एंड कोई भी डाउट होंगे मेरा डीएम पे आप लोग कभी भी मैसेज कर सकते हो। 22 तारीख तक या 30 तारीख तक मैं सारे मैसेजेस के रिप्लाई करूंगा, प्रॉपर टाइमली करूंगा, और कुछ नहीं, मतलब किसी को दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, बस जो मैंने कहा प्लीज थोड़ा सा फेथ रखो मेरे में, ये वाली चीज प्लीज अप्लाई करके देखना। बोलो सर। सर एक काम कर सकते हो सर, जैसे प्लेट के पैटर्न पे इंटेलिजेंट गैसेस के जैसे ये ऑप्शंस दे रहे हैं सर, वैसे माइंडसेट पे एक हमारा एग्जाम ले सकते हो सर, करंट अफेयर्स। मैं समझा नहीं, तनुष क्या कह रहे हो? सर ऐप में जैसे टेस्ट होगा मेगा जीके का, तो सर उसमें जैसे प्लेट के पैटर्न पे ऑप्शंस आ रहे हैं सर, इंटेलिजेंट गैस हो पा रहे हैं, वैसा ही सर एक टेस्ट सेपरेटली कंडक्ट करवा सकते हो सर? यार मैं हर क्वेश्चन में दिखा सकता हूँ कि कैसे सेपरेट टेस्ट में आ सकता है, पर भी हम लोग कोशिश कर लेंगे कि तुमको 3 से 4 या 5 पैसेज ऐसे दे पाए जो मैं और मानस मिलके प्रिपेयर कर लेंगे। उसमें क्या होगा, उसमें तुम बस देख पाओ कि तुम इंटेलिजेंट गैस लगा पा रहे हो नहीं लगा पा रहे हो, वो हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। चलो, और किसी का कोई डाउट तो नहीं? मैं इसे डन कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है सर, ये पीडीएफ भेज दो। हाँ, मैं पीडीएफ सेंड करता हूँ अभी तुरंत ग्रुप में। ठीक है, चलो प्लीज यार, कल जितने लोग भी हो अभी तक, प्लीज इस पीडीएफ वाले पैटर्न को फॉलो करना। 1 से 2 मॉक लगेंगे, तुम्हारा पेपर नहीं छूटेगा, और तुम लोग देख पाओगे कि तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज हुए, क्योंकि तुमने पेपर के संग डिस्कस किया है, तुमने सारे सेक्शन के, क्योंकि सारे क्वेश्चंस के इक्वल मार्क्स हैं। तुमने लीगल को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी है, लीगल का एक क्वेश्चन सही करने पे 2 नंबर नहीं मिल रहे हैं, सबको बराबर मार्क्स मिल रहे हैं सही क्वेश्चन करने पे। तो प्लीज इस तरह के माइंडसेट अप्रोच को चलाओगे तो पेपर तुम्हारा ठीक चलेगा।
मैं इस बात पे डन करता हूँ। और प्लीज कल ये वाले अप्रोच के संग मॉक देके देखो और मुझे फिर फीडबैक देना ग्रुप में, ठीक है? चलो थैंक यू, वेलकम डियर। मैं इस पे यहाँ डन करता हूँ। बस एक मैसेज दे दे, कल सुबह बच्चे का मैं ग्रुप पे दे दूंगा। कल सुबह हमारी लंबी क्लास होगी, है ना, लीगल की मैं शाम को शुरू करूंगा। कल सुबह एक मैराथन टाइप की क्लास होगी सर की, हाँ। और वो उसके डिटेल्स बचे हुए टॉपिक्स की वो सर डिटेल्स अभी रात तक शेयर कर देंगे। Do we have a class at 10:30 today? So do we have a class at 10:30 today? अभी ओके सर। अभी रिवाइज करो, बहुत देर लगा बेटा। हाँ रिवाइज कर लो सर कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे हम लोग डन करते हैं। कोई और डाउट हो तो मुझे डीएम कर देना। बाय सर। बाय यार, गुड नाइट। और अच्छे से पढ़ो, शांत रहो, काम रहो और खुश होके पेपर दो, ठीक है? बाय।